हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपटर्स। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए 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 मेरे अंडरपटर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 बैच में। आज हमें करना है एटम्स का लेक्चर नंबर 2। आइए भैया आइए आइए आइए। यस, हाँ, गलती से ऐप में 330 दिखा रहा था लेकिन 345 पर हम लोग ले रहे हैं। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है 330 का। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, सारे बच्चे जरा ये बताइए कि मैथ्स का और केमिस्ट्री का क्या अपडेट है, कब सिलेबस खत्म होने वाला है उनका? हाँ, अरे कोई रिफंड रिफंड नहीं है भैया, सारा फंड खत्म हो गया यहाँ पर। तुम्हें रिफंड चाहिए? हाँ, जल्दी से बताइए। तुमने जो मीटर में रिचार्ज कराया था वो मीटर रिचार्ज अब खत्म हो रहा है, ठीक है? 1 महीना बचा है बस। यस, अब कोई रिफंड रिफंड नहीं होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5-10 रुपए का बचा है कंटेंट। हाँ बस, सारे बच्चे केमिस्ट्री बम हो चुकी है। अरे पूरी, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारा कुछ केमिस्ट्री डन। तो उनको बोलो भैया रिवीजन स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ, केमिस्ट्री डन हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो सर लोगों से बात करो और भाई जल्दी से रिवीजन स्टार्ट। अच्छा, रिवीजन डेट दिया है सर लोगों ने कुछ? हाँ, केमिस्ट्री डन है, वेरी गुड। तो अभी क्लास नहीं हो रही है फिर, इसका मतलब आशीष सर और मेरी है। हाँ, ऑल डन, दैट्स वेरी गुड यार। एडवांस के कुछ टॉपिक्स हाँ हो सकता है वहां पर कुछ अलग से रहते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या रिवीजन का सर ने लोगों ने कुछ डेट वेट दिया है क्या? हाँ, ओनली एडवांस वाला, वो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ एक आध टॉपिक तो हमारे भी बचे, वो हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी खत्म हो चुका है। यस, हाँ, नॉट ऑल। अरे वो ठीक है ना। केमिस्ट्री का कोई रिवीजन प्लान दिया है सर लोगों ने? अभी अभी कुछ नहीं दिया है। मैथ्स का क्या अपडेट है भाई? हाँ, सॉलिड स्टेट बचा हुआ, अरे वो तो हो जाएगा यार, अभी थोड़ना होना वो तो पहले अब मैं बोल दूंगा फिर जल जाएगी तुम्हारी, ठीक है? एडवांस तक पहुंचोगे तब उस पेपर का टेस्ट, उस चैप्टर का टेस्ट होगा ना। अभी पहले यहां हालत जो खराब है पहले उसको सही करो। यस, हाँ एडवांस करेगा तो एडवांस करेगा। एडवांस में तू रह रहा है पहले, ठीक है? पहले जेई में कर ले। हाँ, सारे बच्चे, अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब होने वाला है बहुत सही। मैथ्स की भी स्पीड सही चल रही है इसका मतलब, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सही में दिमाग ही सही कर रहे हैं। हाँ, अरे हो जाएगा भाई। वो एक आध चैप्टर अगर मान लो केमिस्ट्री में जो एडवांस से रिलेटेड है, वो आज नहीं तो कल कराएं तो उसका कोई लोड नहीं है। लेकिन जेई मेंस जो तुम्हारा अभी आने वाला है उसका मेजोरिटी हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ वेरी गुड। चलिए भाई, तो मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स का और मेरा साथ में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग एक बार केमिस्ट्री के लिए बोल दीजिए कि सर समझते हैं वर्कलोड है, लेकिन हफ्ते में 4 क्लासेस होती थी, 2 क्लासेस एटलीस्ट क्लास 11 की रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 क्लासेस हमारे पास गैप रहेगा तो हम लोग उसमें अपना जो भी आप लोग कह रहे थे कि सर हमें गैप चाहिए, तो एटलीस्ट वो वाला जो केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होंगी उसमें आप लोग कवर कर लें। हाँ, यस, पोटेंशियोमीटर ये सब सारा चीज हो जाएगा। जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं एक बार चैप्टर हम लोग सिलेबस खत्म करते हैं, 11 का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो छोटे मोटे चैप्टर टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उसको एक बार हम लोग कर लेंगे, ठीक है? यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिस्ट बना करके बैठा है। अरे कल थोड़ा तेरा एग्जाम है, जितना पढ़ा है उसमें कितना आता पहले ये बता, ठीक है? हाँ, एक लिख करके पोटेंशियोमीटर पढ़ा, अरे पढ़ा देंगे भैया, अभी कल तेरा एग्जाम नहीं है और अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ, अभी हो जाएगा भाई, हो जाएगा। आखिरी तक तेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। हाँ, सारे बच्चे, हाँ देखो लिस्ट बनाया कि ये नहीं कराया, ये नहीं कराया। हाँ, 2 टॉपिक बोल पा रहा है और मैं अगर उल्टा बोलूंगा कि कितने टॉपिक नहीं आते तेरे को, तो हमें पूरी 11th नहीं होती। 50% ऑफ द जेई मेंस आता नहीं है, ठीक है? 50% सर हमने पढ़ा, उसमें से 20% तेरे को समझ आया, सर उतना तो आता है, लेकिन उसमें से 10% ही तू कर पा रहा है सही, ठीक है? हाँ, अपना देख पहले। हाँ, अच्छा, आप फैजल सर को बोल दो, मैं एक बार सर लोगों से कनेक्ट करता हूं और मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? यस,
हाँ मेरे 2 ही टॉपिक तू गिन पा रहा है और तू अपना हालत देख ले पहले, ठीक है। हाँ चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसी हंसी मजाक के साथ, ठीक है। हाँ, फैजल सर अभी क्लास में होंगे, ठीक है। मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूं कि भाई आप लोगों का कुछ पार्ट रिवीजन वाला स्टार्ट कर दिया जाए, सो दैट जब हम लोगों का स्टार्ट हो तो एटलीस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ चीजें रिवाइज कर ली हो, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, स्टार्ट किया जाए सारे बच्चे। तो आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, दैट इज बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड देन क्वेश्चन। छोटा सा ही चैप्टर है, तो आज मोस्टली हमारा खत्म हो जाएगा। संडे को हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, संडे को मैं अभी बता देता हूं क्योंकि फिर कल तो हमारी क्लास है नहीं। तो संडे को हम लोग मॉर्निंग में 9 AM आप लोग तैयार हैं? 9 AM या 9:30 कर लेते हैं, सर्दी का टाइम है। तुम लोग तो सोच रहे बेड पर से ही क्लास ले लेते हो हमें दिक्कत हो जाती है। 9:30 बजे सुबह, यस। हाँ, संडे मॉर्निंग, ये बता दीजिए भाई। अरे जल्दी से बताओ। नोरा को कॉल करिए बेटा, नाम में ही लिखा है नो आ रहे ठीक है क्या कॉल लगाए उनको? हाँ, बात हो जाएगी, टेंशन ना ले, ठीक है। टेस्ट है तुम्हारा, टेस्ट 11 बजे से होता है, ठीक है। 11 बजे के आसपास से तुम्हारा टेस्ट होता है। तो हम लोग एटलीस्ट 9:30, 10:30, 11 1.5 घंटे की क्लास कर लो भाई। 11 AM to 11 AM 1.5 घंटा बस मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, ठीक है। इतना कर लो, हम लोग सेमीकंडक्टर वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे एटलीस्ट। अच्छा 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 फिर तुम बेइज्जती कराने वाला काम कर रहे हो ना, है? फिर तुम बेइज्जती कराने वाला काम कर रहे हो ना। टेस्ट तो तुम ऐसे बोल रहे हो भाई साहब, 300 में से 500 हमारा बच्चा आज तक लाया है, एक और बार 500 लाना है? हाँ, और टेस्ट सर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ, 10 बजे होता है, 10 बजे मैं दे देता हूं सर सारे टेस्ट, 5 मिनट में पेपर खत्म हो जाता है, गधे। हाँ, शांति से बैठ जा, ठीक है। टेस्ट शाम तक चलता है, तो इस क्लास खत्म होने के बाद तू हाँ काम चोरी करके आराम से टेस्ट दे लियो, ठीक है। यस, 10 बजे से होता है, तो एक काम कर, 10:05 से क्लास रख लेते हैं, ठीक है। 10:05 से, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में तेरे को अपनी औकात समझ आ जाती है, आता कुछ है नहीं, ठीक है। बीबी मार्क करके ऑटो सबमिट कर देगा तू, ठीक है। तो 10:05 ऑनवर्ड्स, तो 5 मिनट में तू अपना टेस्ट निपटा लियो। क्लियर? सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओलंपियाड वाले बच्चे भी हैं हमारे पास, तो क्लास बाद में देख लियो भाई, है ना। यस, हाँ, फॉर्म भर के बैठे पड़े भाई, आर्य सर ने डंडा दिया लग रहा है ना। आर्य सर है ना इसके पीछे, सच बताना ईमानदारी से। हाँ, ओलंपियाड का फॉर्म जो भर के बैठे हो, हाँ, जेईई मेंस में हालत टाइट है। हाँ, आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं हो रही, उसमें परेशान है। हाँ, सच बताना, ये आर्य सर थे ना ये? यस, आई नो दैट। चले भाई, मजाक कर रहा हूं। 9:30 बजे हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है। अरे उसके बाद दे लेना भाई। कितने बजे से है तुम्हारा ओलंपियाड का टेस्ट, ये बता दो। हाँ, सारे बच्चे? अरे मैं जानता हूं तुम्हें सारे टीचर्स एक साइड भाई, मैं तुम्हें जितना अच्छी तरीके से जानता हूं ना, उतना कोई नहीं जानता, ये गारंटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। यस, हाँ, कितने बजे से? अरे बोले 11:30 से। तो अच्छा, कितने बच्चों का टेस्ट है, बस थम्स अप कर दो। फिर नहीं होगी क्लास तो नहीं होगी, और क्या है। तो क्लास होने के लिए तो फिर सुबह की ही पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह स्टूडियो खुलता है, शाम को नहीं खुलता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि कितने बच्चे टेस्ट देने, मतलब टेस्ट देंगे ओलंपियाड का, जरा थम्स अप कर दीजिए। हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं। 7 बजे मेरी लाश आएगी यहां पे पढ़ाने, 7 बजे। 9:30 तो मैं खुद सो करके उठता हूं, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं कि भाई मैं 8:30 तक उठ जाऊंगा, 9 9 तक आ जाऊंगा, है। पढ़ाएगा कौन? सुबह 7 बजे कह रहा। जरा देखिए कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ओलंपियाड वाला। अच्छा सर, नीट की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देनी है, वेरी गुड।
हे राम, जरा देख लें, नहीं होगा तो फिर मंडे होगा और क्या होगा। 37% है, 37% इंडिया में डेमोक्रेसी है भाई, मेजोरिटी जीत गए। ठीक है, हाँ मजाक कर रहा हूं भाई। हमारे लिए अब क्लास होगी जो 37% बच्चे, हाँ जो क्लास, इसमें तो मुश्किल से 5-10% होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा जेन्युइनली। तो आप आराम से अपना पेपर दे करके आइए, शाम को आपका जब मूड खराब होगा तो लेक्चर देख लीजिएगा, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, है ना। यस, तो अब जरा शांत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारी संडे को हम लोग क्लास लेंगे बेटा, संडे मॉर्निंग। आप लोग नाश्ता करके आइएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि फिर कल क्लास है नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही टाइम बता देता हूं, संडे मॉर्निंग 9:30 AM का रख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए भी थोड़ी आसानी रहेगी, हमारे लिए आसानी तो नहीं है लेकिन ठीक है, मैनेज किया जा सकता है, सो दैट अगले वीक हमारे पास सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। फिर जो छोटे मोटे चुटर पुटर चीजें बची हुई हैं उनको डिस्कस करके हम लोग वाइंड अप करेंगे एंड देन वी विल गो इनटू रिवीजन, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों के लिए, पहले ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब हाँ चलिए भाई, अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने बोहर्स मॉडल के बारे में बात किया था, ठीक है। सारे बच्चे एक बार सीरियस लिख देंगे, ठीक है। अब इधर उधर की बात मत करना, अब सीरियसली पढ़ लेते हैं। यस, हाँ सारे बच्चे सीरियस। स्टार्ट करें, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब शांत रहो। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोहर्स के 3 पोस्टुलेट्स की बात करी थी, अब सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बोहर्स के 3 पोस्टुलेट्स की बात करी थी। पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या था? पहला पोस्टुलेट यह था कि इलेक्ट्रॉन को एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमना है। स्टेशनरी वर्ड हमारे पास ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स है उस ऑर्बिट में, नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन उस ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है, स्पीड फिक्स है, एनर्जी फिक्स है। ये वाली बात हमारे पास हुई थी। दूसरी बात हम लोगों ने यहां पे करी सेकंड पोस्टुलेट में, एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है। नोटिस करना उसमें कहीं पर भी z नहीं आ रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा है। दैट मींस फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरे वर्ड्स को सुनना, फर्स्ट ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है हाइड्रोजन में, वही आपका यूरेनियम में भी होगा, कैल्शियम में भी होगा, आपका सोडियम में भी होगा। हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है एंड दैट इज mvr = nh/2π। और अगर आप यहां पर नोटिस करें उसमें कहीं पर भी z नहीं आ रहा है, z नहीं आ रहा मींस किसी भी एटम को आप उठा लीजिए, सभी की शेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, सेम ही रहता है बेसिकली, राइट। तीसरा था जो हमें स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहा था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कभी भी डी एक्साइट होगा तो भी एनर्जी को एमिट करेगा। तो एनर्जी का जो लेन देन है वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। क्लियर? जो भी इसको एनर्जी चाहिए या ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी हमेशा हमारे पास क्या रहती है? दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दीज टू लेवल्स। सिंपल सी हमारे पास यहां पर बात है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2-3 चीजें डिराइव कर ली थी, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पहले 2 पोस्टुलेट, कभी भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स के सारी डिटेल चाहिए, ध्यान सुनना, वो डेरिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग सवालों पर भी आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एनर्जी निकालना है, सारी चीजें फर्स्ट 2 पोस्टुलेट से आती हैं। स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा थर्ड पोस्टुलेट से हमारे पास निकल के आता है। तो पहली चीज जो हम लोगों ने वहां पर सीखी, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू a0 n² डिवाइडेड बाय z। ये हम लोगों ने यहां पर बात करी। n आपका शेल नंबर कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, z इज योर एटॉमिक नंबर। a0 की वैल्यू बेटा आपके पास होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। क्वेश्चन में आप सॉल्व करने के लिए 0.5 एंगस्ट्रॉम्स भी ले सकते हैं। सेकेंड, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू v0 इंटू z बाय n हमारे पास होता है, ठीक है। v0 हमारे पास कांस्टेंट है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड भी आप ले सकते हैं। एनर्जी का मैंने कहा था वो बड़ा सा फॉर्मूला यूज कर लेना, याद रख लेना, -2π²m, याद करिए, -2π²m e⁴ k²z² बाय n²h², ये आपका रहता है। जब हम लोग इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज डालते हैं तो ये आ जाता है बेटा -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी इन nth ऑर्बिट हमारे पास होती है। इसके साथ हम लोगों ने 2-3 चीजें और देखी थी, पहले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की यहां पर बात करेंगे तो वो आता था बेटा kZe² डिवाइडेड बाय 2r।
ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो ये आता है बेटा -kZe² डिवाइडेड बाय R, ये आता है। और टोटल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आ जाता है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर kZe² डिवाइडेड बाय 2R, इस प्रकार से रहता है। इसके ऊपर सबसे पहला आपका ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि आप एनर्जी वर्सेस आर के इनके ग्राफ बना दीजिए, एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बना दीजिए, काइनेटिक को प्लॉट करिए, पोटेंशियल को प्लॉट करिए और टोटल एनर्जी को प्लॉट करिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आपका ग्राफ रहता है, अगर मैं यहां पर बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का जो आपका ग्राफ रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सेम अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन में भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के, टोटल एनर्जी की बात करें तो ये है तो बराबर वैल्यू, बस माइनस साइन है। माइनस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता था, माइनस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंडेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंडेड स्टेट, बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो बिल्कुल इसका सिमेट्रिकल ग्राफ रहेगा और वो नेगेटिव में हमारे पास बनाया जाता है क्योंकि वैल्यू सेम है, बस वैल्यू के आगे माइनस लगा दिए तो ग्राफ इस टाइप से हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इससे 2 गुना आप ये कह सकते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रहता है। तो हमें ये सारे ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखें, इफ एनी ऑर्बिट, ये सवाल कई बार, अबे इसको क्या हो गया, इफ मान लो कि उन्होंने कहा कि इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, जैसे अभी हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में बात करेंगे, इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, यहीं से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अगर आपने टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लिया तो आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आप कर सकते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इनके रेशियो भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी आप कह सकते हैं। ये होता क्या है, एनर्जी सप्लाइड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो फ्री हो जाए, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, राइट। अब जरा समझना, सर यही तो आयनाइजेशन भी होती है। बिल्कुल, आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, बट आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करोगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बन जाएगी और यही आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये रेशियो वाले सवाल आ सकते हैं, ग्राफ आपका आ सकता है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए आपके पास कैसे कैसे चीजें रहती हैं, आप उसके बारे में आसानी से बात कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर हाइड्रोजन, अगर हम लोग बात करें फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, क्योंकि बोहर मॉडल सिर्फ इन्हीं के लिए ही वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहने का मतलब जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन लाइक। तो हाइड्रोजन में तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप हाइड्रोजन हीलियम की बात करोगे तो हीलियम में एक प्लस की बात अगर आपने कर दी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में आपने डबल प्लस की बात कर दी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमारे पास ये वाले ही आपके हैं। अगर सर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोहर्स मॉडल यहां पर वैलिड नहीं होता है, स्क्रीनिंग इंपैक्ट आ जाता है। जो शेल्स होती हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करती हैं, तो आपके फॉर्मूले में कुछ स्क्रीनिंग कांस्टेंट टाइप से आता है, सिग्मा एन बी करके आता है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक की ही यहां पर बात करनी है। इसके लिए Z की वैल्यू 1 है, इसके लिए Z की वैल्यू 2 है, इसके लिए Z की वैल्यू हमारे पास 3 है, राइट। अगर मैं सबसे पहला केस, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं,
हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? इसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इसके एनर्जी की प्रोफाइल अगर हम लोग बना ले, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट हमारे पास, सेकंड स्टेट, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड एंड सो ऑन इंफिनिटी। अगर हम लोग इसकी एनर्जी का प्रोफाइल बना ले, यहां पर हमारे पास एनर्जी का प्रोफाइल है, एनर्जी का हमारे पास प्रोफाइल है, तो हमें यह बात पता है कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट हमारे पास होता कितना है? -13.6 z स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो z की वैल्यू 1 डालेंगे तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हमारे पास आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अगर आप यहां पर, ठीक है, अगर आप यहां पर n की वैल्यूज डालते जाएंगे यू विल गेट दी डेटा। तो पहला, अगर आप n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, n की वैल्यू 1, तो इसकी एनर्जी आपकी -13.6 आती है। n की वैल्यू अगर आपने 2 डाली तो 3.4 आती है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 13.6 डिवाइड बाय 4 हमारे पास 3.4 नेगेटिव में आती है। फिर 1.81 आती है, आई थिंक हमारे पास 13.6 डिवाइडेड बाय 3 डालोगे तो 9 हो जाएगा। 1.51 आती है, फिर 0.8 आती है, ठीक है, और 13.6 डिवाइडेड बाय 16 कर दोगे तो हमारे पास 0.8 आती है। अगर आप n की वैल्यू इंफिनिटी कर दोगे, यहां n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, और n की वैल्यू अगर आपकी इंफिनिटी है तो आप अपनी एनर्जी 0 कह देते हैं, लाइक दिस। ये एनर्जी प्रोफाइल है जो आपकी फर्स्ट स्टेट है। यहां पर आपके लिए क्या है? यहां पर आपके लिए है न्यूक्लियस, यहां पर है आपके लिए न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एक बार इसका अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल पता है तो आप हीलियम के लिए बात कर सकते हैं। फॉर हीलियम अगर आप देखें तो Z की वैल्यू 2 है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इसकी कितनी हो जाएगी सर? Z स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। कहने का मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 इंटू 4 होगी, फर्स्ट स्टेट की 3.4 इंटू 4, 1.51 इंटू 4, 0.85, हर चीज 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मेरे को लिथियम के लिए बात करनी है तो Z की वैल्यू सर हमारे पास 3 होगी, राइट। तो इसकी जो nth ऑर्बिट हमारे पास रहेगी दैट इज 9 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। जो भी आपकी हाइड्रोजन की ऑर्बिट की एनर्जीज हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लिथियम का मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हीलियम का बेसिकली मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां रहने पसंद करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा कम से कम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है, तो हमेशा इस वाली स्टेट को n=1 को हम लोग अपना कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। ये टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे। एंड दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है सर? अगर आप एनर्जी देंगे तो वो यहां से यहां जा सकता है, 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 कहीं पर भी वो जा सकता है, डिपेंडिंग आप एनर्जी उसको कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाली स्टेट्स है इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, एनर्जी बढ़ाओगे, तब जाकर के ये स्टेट्स को पकड़ेगा। तो इसका नाम क्या है बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड, क्योंकि ये टर्म आते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड हमारे पास स्टेट, इसको कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर इसको कहते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो बच्चे को लगता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n=2। नहीं, ग्राउंड स्टेट आपका n=1 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपका ये हुआ मींस n=3 पर गया है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन आपका यहां से जंप करके यहां तक गया होगा। क्लियर हुई बात? तो ये वाली चीज आपसे पूछी जाती है। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप आसानी से अपना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर ये वाली है, ठीक है, ये वाली आपकी कोई भी ऑर्बिट पकड़ी जा सकती है। ये है हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
बोला आपको कि भाई हाइड्रोजन के लिए, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के लिए आप बताइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो सर टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी -1.51। कोई बोल दे बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो सर टोटल एनर्जी का मॉड ले लेंगे 1.51। कोई बोल दे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इसका आप मॉड ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.51। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर वो हमारे पास दोगुनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये आप ट्वाइस माइनस, या ऐसे लिख लीजिए ट्वाइस इंटू -1.51। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास माइनस में आएगा 2 10, हमारे पास 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक दिस। तो आपसे ये छोटे छोटे सवाल भी किसी भी ऑर्बिट के पूछे जा सकते थे कि टोटल एनर्जी बता दो, बाइंडिंग एनर्जी बता दो, काइनेटिक एनर्जी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी बता दो। ये हमारे पास पूछा जा सकता है। अगर मान लो सेम सवाल आपसे पूछ लिया जाए, सेम सवाल आपसे पूछ लिया जाए फॉर हीलियम फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सवाल सुनना, हमें हीलियम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो आप क्या करोगे कि भाई देखो हमें पता है किसी भी ऑर्बिट का जब हीलियम की बात होगी तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन सारी एनर्जी की प्रोफाइल में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हीलियम की एनर्जी मिल जाएंगी। अगर आप यहां पे लिथियम की बात करोगे तो 9 से कर दोगे तो हमारे पास जरा देखना, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी 1.51, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1.51। तो अगर आप यहां पे देख ले तो ये हमारे पास आएगा 1.51 इंटू 4, दैट इज 6.04 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कोई सा भी सवाल पूछें तो आप आसानी से ये सारी चीजें बता सकते हैं। दोबारा सुनिए, ठीक है। पहली बात, आपको हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करनी है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर सर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या कहानी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो स्क्रीनिंग इंपैक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये वाला जो मॉडल है वो वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो हीलियम में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, तो इसलिए प्लस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हटा दिया है, आयनाइज करा दिया। लिथियम में तो सर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल प्लस इसीलिए करा है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बचा रहे। तो Z की वैल्यू 1, 2 एंड 3 हमारे पास रहता है, तो इन्हीं की ही हमारे पास मेजॉरिटी डीलिंग रहती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो एनर्जी वॉज -13.6 Z²/n²। तो मैं n की वैल्यूज डिफरेंट डालूंगा तो हर शेल की आपको एनर्जी मिलेगी, यस। तो हमारे पास z की वैल्यू 1 रखी और एनर्जीज निकाल ली, हमारे पास आई -13.6, -3.4, -1.5 एंड -0.8। ये हमारे पास एनर्जीज आ गई। अब मेरे को अगर इसी प्रकार से किसके लिए एनर्जी निकालनी है, हीलियम के लिए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि z का स्क्वायर रहेगा। तो हाइड्रोजन में ये z की वैल्यू 1 रह रही थी, हीलियम में हमारे पास z की वैल्यू 2 रहेगी, तो 4 गुना हाइड्रोजन की है। तो एक वाली इनकी एनर्जीज याद कर लो, ठीक है, कि भाई इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ये सब क्या है, 4 तक याद कर लो एटलीस्ट। और हीलियम की बात आएगी तो 4 से मल्टीप्लाई करना, लिथियम की बात आएगी तो 9 से मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे। क्लियर हुई बात? दूसरी बात, हमारे पास यहीं पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात होने वाली है। तो हमें ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गया, क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जहां पर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा कम से कम एनर्जी में रहना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली किस स्टेट में रहता है, n=1 में। अगर आप यहां पर उसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हमारे पास जा सकता है। हो सकता है वो यहां से इंफिनिटी पर चला जाए, या फिर हो सकता है इंफिनिटी के बाद भी एक और एनर्जी रखे। हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे इस चीज को। तो वो कहां जाता है, दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है हमारे पास। तो ग्राउंड को छोड़ करके दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां गया फर्स्ट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास गया। जो भी इसको एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी चाहिए, यहां से यहां जाना है तो इन दोनों की डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हमें रिक्वायरमेंट है। यहां से यहां जाना है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हमें रिक्वायर्ड है। यहां से यहां जाना है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हमें रिक्वायर्ड है, राइट।
अब क्योंकि मेरे पास हर शेल की एनर्जी आ गई है, हाइड्रोजन की भी आ गई, हीलियम की भी आ गई, लिथियम की भी आ गई। अब आपसे ये कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि भाई मान लो कि जो हाइड्रोजन है, कुछ भी बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो अब कोई बच्चा कहे सर ये कैसे देखना है? अब इस हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n = 3। एक बार बस इसकी टोटल एनर्जी निकाल ले, टोटल एनर्जी आ गई तो तू सारी चीजें बता सकता है। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, -1.51 है, तो समझ बाइंडिंग एनर्जी मॉड होता है उसका, कितनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के फ्री हो जाए, है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक और बाइंडिंग सेम ही है आपके लिए बेसिकली। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो इस टोटल एनर्जी का 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन की बात ना होकर के आपकी हीलियम की होती, लिथियम की होती, तो मैं बस 4 से मल्टीप्लाई या फिर 9 से मल्टीप्लाई यहां पर कर दूंगा। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको दिखेगा। क्लियर? यस? क्लियर? वेरी गुड। अब यहां पर उन्होंने दे दिया। अब बात आती है स्पेक्ट्रा की बात, यहीं पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की हमें बात करनी थी। वेरी गुड बेटा, आ जाओ। हाँ, अब मैं चैट इसलिए बंद कर रहा हूं कि एटलीस्ट भाई देखो छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग चैट करोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीजें केमिस्ट्री में से थोड़ा सा कम ही बताया जाता है, अभी आपको पता लग जाएगा हाँ इतनी सारी चीजें केमिस्ट्री में नहीं बताई गई होंगी, आप देख लेना, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास स्पेक्ट्रा की बात, ठीक है, और इसलिए नहीं कि वो बताना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हमारे को है। अभी आप देखोगे हमारे पीवाईक्यूज किस पैटर्न के आ रहे हैं, केमिस्ट्री के उससे नीचे ही है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपको इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे छोड़ करके अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर्स मॉडल को तो एग्जैक्टली आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आ रही थी कि रदरफोर्ड का प्रॉब्लम क्या था। रदरफोर्ड की 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं समझा पा रहे थे वो, कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है भाई, अगर घूमेगा तो घूमते घूमते तो भाई न्यूक्लियस पर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो एटम कोलैप्स कर जाता। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहे। दूसरी चीज, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा इट विल बी मोर स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए वो अपनी एनर्जी को एमिट करता रहेगा, तो बहुत रंग बिरंगी वेवलेंथ बाहर निकलेंगी, तो एक एटम में से फिक्स कलर की लाइट नहीं निकलनी चाहिए एज कंपेयर टू, मतलब एज टू रदरफोर्ड। लेकिन बोहर्स ने उसको 2 चीजों को डील करना था। एक कि भाई हमारे पास एटम एग्जिस्ट करे, तो इसके लिए उन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। तो पहले 2 पोस्टुलेट सारी चीजें बता गए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोलैप्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और जो कूलम्बियन फोर्स है वो एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो रहा है, इसलिए वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब बात आ रही थी वो जो लाइट निकलने की बात थी, तो उस समय क्या फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया था उसके बारे में पहले बात कर लेते कि स्पेक्ट्रा होता क्या है, कितने प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और अगर हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो सिमिलरली आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी समझ पा रहे हैं। जैसे समझना, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, हॉट ब्लैक बॉडी, कहने का मतलब इसमें से हमारे पास ऑल वेवलेंथ, अगर आप लोगों ने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा कि अगर आप किसी बॉडी को टी टेम्परेचर पर रख रहे हो तो इसका एनर्जी प्रोफाइल अगर आप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता है। सारे वेवलेंथ निकलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक बॉडी जिसका कुछ टेम्परेचर है तो वहां पर अगर आप देखें तो उसमें से बहुत सारी वेवलेंथ बेसिकली निकल रही होती हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको जब रिवाइज कराएंगे थर्मोडायनेमिक्स दोबारा से आ जाएगा, रेडिएशन वाले पार्ट में पढ़ाया जाता है, तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां से बहुत सारी वेवलेंथ्स निकल रही हैं। एक ब्लैक बॉडी का कहने का मतलब कि अगर आप उसको टी टेम्परेचर पर रखोगे तो उसमें से एनर्जी एमिट होगी, और अगर उसमें से एनर्जी एमिट हो रही है तो वो सारी वेवलेंथ्स को एमिट कर रहा है। अब ये जो लाइट गई है दिस इज क्लाउड ऑफ कूलर गैस, मतलब यहां पर आपका एक गैस का क्लस्टर आप मान सकते हैं, एक चैम्बर बनाया जिसके अंदर ठंडी गैस थी। ठंडी गैस कहने का मतलब सारे के सारे एटम्स कम से कम एनर्जी स्टेट में होंगे,
सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं है कि हायर एनर्जी शेल पर जाएं, तो वो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास होंगे। तो ये जो लाइट आई, जैसे समझना कि अगर आप देखें, अभी हम लोगों ने बात करा कि यहां पर आपकी सर एनर्जी प्रोफाइल थी, समझना, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है एंड सो ऑन, ये एनर्जी स्टेट है। कोल्ड गैस में कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका यहां है। सर ये बनाना है, नहीं बना पाओगे, समझ लीजिए, ठीक है, फिर इसके पॉइंट्स में आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझाने के लिए है बेसिकली। तो ये जो गैस है ये आपकी ठंडी है ठंडा कहने मतलब कि कम से कम एनर्जी की स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। अब जो ये रेडिएशन हमारे पास आ रही है इसमें से, तो इसमें से तो बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, ऑल वेवलेंथ, रेड कलर भी होगा, ग्रीन भी, येलो भी, वॉयलेट भी, सारे वेवलेंथ होंगे, राइट। अब इलेक्ट्रॉन जरा देखना कैसे चूज करता है। जो भी इस गैस के एटम्स पे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या होगा, एक्साइट करेगा, या तो यहां जाएगा, या तो यहां जाएगा, या तो यहां जाएगा। अपनी कुछ फिक्स एनर्जीज, ध्यान सुनना, अपनी कुछ फिक्स एनर्जीज को ही ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बीच में कहीं चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल्दो ऐसा भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा, है ना, कि हमारे पास अगर मान लो ये 13.6 है, ये हमारे पास -3.4 है तो डिफरेंस है 10.2 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो जाकर के वो फर्स्ट एक्साइटेड में जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, यस। तो ये चीज आपको केमिस्ट्री में बताया, अगर तुमने 10.2 नहीं दिया नहीं जाएगा, चला जाता है लेकिन यस, थोड़े से कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपना जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब पागल हो जाता है, कुछ भी करता है हाँ, यस, सब शेल्स एंड ऑल, या वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो बोलने की बात है कि भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां 13.6 पर है, प्लस 10.2 जब तुम इसमें दोगे तो एनर्जी हो जाएगी -3.4। मतलब ये कहां चला जाएगा, सेकंड वाले, मतलब सेकंड शेल में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, सच बता रहा हूं, ठीक है। जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा भाई साहब ये शेल भी ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है, तुम्हारे जैसे ही है, ठीक है। तो हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन ये भी मत करना कि बाद में जाकर के भाई जब तुम कॉलेज में जाओगे देखो हमारे मास्टर्स क्या पढ़ाते थे, अबे जानते थे लेकिन पढ़ाते नहीं है क्योंकि तुम्हारे को जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नहीं सर हमें स्प्लिटिंग ऑफ ये शेल्स हमें पढ़ा दीजिए, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हो कम से कम उतना सीख जा तो कुछ लाइफ में बन जाएगा आगे, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो था उसको क्या क्या एनर्जीज चाहिए थी, फिक्स एनर्जीज, हमारे सिलेबस के हिसाब से फिक्स एनर्जीज चाहिए, ठीक है। ये बीच में जाकर के कहीं अटक नहीं सकता है, या तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी। मींस उसको एक फिक्स एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारे पास होता क्या है, hc/λ। तो अगर एनर्जी फिक्स है तो वेवलेंथ फिक्स है। हाँ, तो अगर आप यहां पर देखोगे कि जो भी लाइट आई इसमें से बहुत सारी लाइट जा रही थी, बहुत सारी लाइट जा रही थी, ठीक है। तो ये गैस में से जैसी पास हुई कुछ इलेक्ट्रॉन चबा करके पचा गया, मम कर गया। तब हम लोगों ने यहां से लाइट को देखा, प्रिज्म लगा करके प्रिज्म ने लाइट को फैला दिया, तो हमने देखा भाई साहब रेड, ये यहां पे तुम्हें ब्लैक टाइप का दिख रहा होगा, ये ब्लैक दिख रहा होगा, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 3-4 लाइनें ब्लैक फॉर्म में दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं उड़ गई कलर। सर अच्छे से पेंट नहीं हुआ, जीन्स में भी कई बार हमने देखा है जब अच्छी जीन्स नहीं खरीदते हैं कलर छोड़ देता है, तो ये अच्छा हॉट ब्लैक बॉडी नहीं होगा, कलर छोड़ गया है, लपड़ मारो तेरे को कलर छोड़ रहा है। गधे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, कुछ वेवलेंथ्स को पचा लिया, खा गया, इसलिए जाकर के ऊपर माले पर बैठा है। इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पर आपको कुछ वेवलेंथ, कुछ कलर मिसिंग मिलेंगे, कुछ लाइट आपको यहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। एटम ने यहां से सारी वेवलेंथ आई 4000 से लेकर के 8000, इसने कुछ वेवलेंथ को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि इसको यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए फिक्स एनर्जीज चाहिए एज पर बोहर्स।
तो अगर एनर्जी फिक्स है तो वेवलेंथ फिक्स है, इसीलिए इतनी सारी वेवलेंथ में से सबको ऐसे नहीं उठा रहा है। वो जो उसके काम की वेवलेंथ है वो उसने उठा ली, और वो कलर आपके यहां पर मिसिंग है, आपको दिखेंगे ही नहीं यहां पर। क्योंकि अब जरा देखना, एटम्स इन गैस क्लाउड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग डार्क लाइन इन स्पेक्ट्रा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हुआ क्या, हम लोग देखो ये दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगर आप यहां पर लाइट को चेक करोगे तो इसमें सारे कलर्स आपको मिलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारे वेवलेंथ आपको मिलेंगे। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ, ये अब इसको क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रह नहीं सकता, 10⁻⁸ या 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर वो नीचे गिर जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करेगा। हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी, थोड़ी देर के बाद इस वाली गैस में से थोड़ी देर के बाद जो लाइट निकल रही थी उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स थी। ये वही वेवलेंथ है जो यहां पर ये खा करके पचा करके बैठा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मींस जब भी लाइट आई तो उसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, मान लो यहां से यहां गया, इसने ये रेड कलर की वेवलेंथ उड़ा दी, खा गया। अब थोड़ी देर के बाद ये वापस आएगा, तो ये जब वापस आएगा तो यही वेवलेंथ एमिट करेगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो ये लाइट मिसिंग है वो आपको यहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा में दिखेगा। डीएक्साइटेशन के टाइम पर जब ये एटम्स डीएक्साइट होंगे या इलेक्ट्रॉन से डीएक्साइट होंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी भी वही एमिट करेंगे जो एनर्जी का डिफरेंस होगा। इसीलिए जो वेवलेंथ यहां पर पहले उड़ चुकी थी अब वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यहां दिखा, यहां पर जो उड़ गया था वो यहां दिखा, यहां पर जो उड़ गया था वो यहां दिखा, एंड सो ऑन लाइक दिस, एंड सो ऑन लाइक दिस। इसीलिए हर एटम को, जरा ध्यान सुनना, हर एटम की एनर्जी के लेवल्स अलग अलग होंगे। कैसे, -13.6 Z²/n²। तो सभी का Z अलग है तो एनर्जी के लेवल्स अलग अलग है। हाँ, सभी का डिफरेंस अलग अलग है। हाँ, सभी का एनर्जी का जो डिफरेंस है hc/λ करूंगा तो लैम्डा अलग अलग आएगा। यस, इसीलिए हर एटम अलग अलग वेवलेंथ को पचाता है। कोई इस वेवलेंथ को पचाएगा, कोई येलो को पचाएगा, कोई ग्रीन को पचाएगा। थोड़ी देर के बाद उस गैस में से एक में से रेड कलर की लाइट निकल रही है, एक में से येलो कलर की लाइट निकल रही है, एक में से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है, क्योंकि हर एटम का, ये वर्ड सुनना, हर एटम के एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, सभी के डिफरेंसेस अलग अलग हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में, वो सभी की अलग आएगी, सभी का वेवलेंथ अलग आएगा, सभी का वेवलेंथ की वजह से हमारे पास सभी में से कलर अलग अलग आएंगे। दैट्स वाई जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। आप लाइट देख करके बता सकते हैं कौन सा एटम होगा। क्यों? क्योंकि लाइट का वेवलेंथ फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है तो आपको पता है एनर्जी कितनी है, और एनर्जी कितनी है वो आप मैच कर लोगे कि कौन से एटम में से ये एनर्जी निकल सकती है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। क्या आपको ओवरऑल कहानी समझ आई? जरा इसको रीड कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी का कहानी समझ आया कि इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, सारी वेवलेंथ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या किया है, प्रिज्म से पास करा तो इसने डिस्पर्जन करा दिया, फैला दिया, तो सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। एक्चुअली में रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ऐसा स्पेक्ट्रा आना चाहिए था, सारे वेवलेंथ आने चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहा था, ऐसा ना होकर के ऐसा आ रहा था, तो वो समझा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, हॉट बॉडी में से जितने सारे वेवलेंथ्स थे, सबसे पहले क्लाउड ऑफ कोल्ड गैस जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है उस पर डाला, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा नहीं कि उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा। क्यों? क्योंकि सर यहां से एक्साइट होकर के जब वो फर्स्ट स्टेट में जाए, सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास फिक्स है, एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है तो वेवलेंथ फिक्स है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां के स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ आपको डार्क बैंड्स के फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन वही जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है थोड़ी देर के बाद डी एक्साइट होएगा, तो जब आपने उसको थोड़ी देर के बाद देखा तो इन गैस में से कुछ कलर निकलते हैं, कुछ लाइट निकलती है जिनके कुछ कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट करेगा तो वही एनर्जी का डिफरेंस है, तो जो कलर पहले मिसिंग था अब वो आने लगेगा, जो मिसिंग था अब वो आने लगेगा, जो मिसिंग था अब वो आने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हो रहा होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना?
यस, हाँ, क्लियर। हाँ सर, निखिल सर ने स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट बताया था, काम थोड़ना आएगा, बताने के लिए क्या है, काम तो कुछ नहीं आना है, ठीक है, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। पर ड्रॉबैक्स में आप लिखोगे कि बोहर्स मॉडल जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को समझा नहीं पाया, खत्म बात, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको जरा एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे हमारे पास, क्योंकि थ्योरी भी तो लिखनी आनी चाहिए, गदम्बड़ कहीं के, ठीक है। हमारे पास स्पेक्ट्रा की बात करें तो एक रफ डायग्राम तो वैसे बना सकता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा हमारे पास बेसिकली क्या है कि किसी भी एटम पर जब भी आप लाइट, किसी भी गैसियस एटम्स पर अगर आप लाइट को भेजते हैं तो कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ वेवलेंथ वो एमिट करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग पूरे जो ये कलर का आपने बैंड बनाया, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जरा देखना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। स्पेक्ट्रा बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, और एक होता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या, उसके लिए आप ऐसा बना सकते हो कि मान लो कोई भी गैसियस एटम है हमारे पास, तो उसके अंदर एनर्जी प्रोफाइल्स है, हाँ सर, और ये एनर्जी का गैप कम होता रहता है। सर स्पेसिंग क्यों ऐसे रख रहे हो, क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी का गैप हमारे पास कम होता रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं उसको। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ग्राउंड स्टेट पर आपकी एनर्जी थी, यहां से आपने भेजी व्हाइट लाइट, ध्यान से सुनना, यहां से आपने भेजी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में क्या होगा, सारे कलर्स होंगे हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ही वेवलेंथ्स को यूज करेगा, यहां से यहां जाने के लिए इसका लैम्डा फिक्स है, यहां से यहां जाने के लिए इसका लैम्डा फिक्स है, यहां से यहां जाने के लिए इसका लैम्डा फिक्स है। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन होगा ये फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी लाइट हमारे पास क्या होगा, मान लो कि अब यहां से जो लाइट एटम में से पास होने के बाद निकली, हो सकता है तीन कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन, येलो एंड रेड, तो यहां पर आपको वॉयलेट मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको वॉयलेट मिल जाएगा, इंडिगो मिल जाएगा, ब्लू आपका मिस हो जाएगा, ग्रीन आपको मिल जाएगा, येलो मिस हो जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, रेड मिस हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां एक ही बार एब्जॉर्ब करके पहुंच सकता है, ध्यान सुनना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर तीन वेवलेंथ एक साथ कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तीन जगह थोड़ा ना जाएगा। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है, या तो ग्राउंड से फर्स्ट में जाएगा, या तो ग्राउंड से थर्ड में जाएगा, या तो ग्राउंड से फिफ्थ में जाएगा, या तो ग्राउंड से 99 में जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा। एक बार जब जाएगा तो उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो वो वेवलेंथ कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेक्ट्रम में से मिस हो जाएगी। अब जब आप इसको यहां पे प्रिज्म से देखोगे तो आपको ये कलर्स दिखेंगे, बट हमारे पास मिसिंग कलर्स कौन से होंगे, हमारे मिसिंग कलर्स कौन से होंगे, वो होंगे सर हमारे पास ब्लू येलो एंड रेड, ये आपके मिसिंग कलर्स होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के समय कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब जरा समझना, एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या है, तो यही आपकी एनर्जी की प्रोफाइल्स है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है, तो वो ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है, तो कैसे आ सकता है, हो सकता है ऐसे आए, फिर ऐसे आए, हो सकता है डायरेक्टली आ जाए, इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है, यस और नो। अगर मान लो वो n = 4 स्टेट पर है, तो वो कैसे ग्राउंड स्टेट पर आ सकते हैं, सर या तो डायरेक्टली आ जाए, या तो यहां से यहां जाए फिर डायरेक्टली चला जाए, या तो यहां से यहां जाए फिर डायरेक्टली चला जाए, या तो ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती चली जाएंगी। जितनी बार ये डीएक्साइटेशन करेगा उतनी ही ये एनर्जी एमिट करता चला जाएगा, और सभी का एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग है, तो वेवलेंथ भी अलग अलग आएगा। तो बेसिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं अभी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जब यहां पर डीएक्साइट हमारे पास होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको कब मिलेगा, जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है,
ये डिफरेंस है। जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमारे पास बात हो रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और जब यहां पर आप लिख लीजिएगा डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात हो रही है तो आपका ये रहता है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपका डीएक्साइट करता है तो ये एनर्जी E3 और E1 हमारे पास E3 माइनस E1 दैट हैज अ फिक्स वैल्यू, क्योंकि बोहर्स ने यही बात बोली थी कि ये सारी ऑर्बिट्स क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, जिसमें रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है और एनर्जी फिक्स है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से डीएक्साइट करेगा तो जो भी ये एनर्जी देगा hc बाय लैम्डा दैट विल बी मॉड ऑफ E3 माइनस E1। हाँ सर, ये अगर आप देखें तो ये डिफरेंस अगर हमारे पास फिक्स है तो वेवलेंथ जो है दैट इज ऑल्सो योर फिक्स। तो एक फिक्स कलर की लाइट यहां पर एमिट हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड योर एमिशन स्पेक्ट्रा। दोनों बात सेम ही है, एक एक्साइटेशन के लिए है और एक हमारे पास डी एक्साइटेशन के लिए है। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस और नो? सारे बच्चे? हाँ। हर्षित पांडे स्क्वायर कह रहे हैं रिपीट बेटा। अब बेटा तुम्हारे को पीटने का समय आ गया है। केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक में पढ़ाया था, ये अब तो रिवाइज होना चाहिए। अब इसको रिपीट करके समझाओ पहले। सर स्पेलिंग रॉन्ग है, मारू लपड़ भी। हाँ यस, आ जाओ भाई। अब हमारे पास जरा रिडबर्ग फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास, इनको आईआईटी एडवांस का पता, सॉलिड स्टेट बचा हुआ है हमारा। तुम्हारा दिमाग बचा हुआ है? पहले इसको ढूंढो। हाँ, इनको अभी ये वाला पूरा बोहर मॉडल दोबारा समझाओ। ये खत्म हो गई कहानी। जहां यहां अब कह रहे सर ये क्या था, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? हैं जी मीन्स का या एडवांस का? हाँ वेरी गुड। हाँ ऑलरेडी डन, यही होना चाहिए आपके पास, ठीक है? आ जाओ, है तो हमारे पास खत्म बच्चे, ठीक है? चलिए समझना कि हमारे लिए यहां से यहां अगर मान लेते हैं एनर्जी इस प्रकार से, हम लोग नॉर्मली डी एक्साइटेशन के लिए ही अपना फॉर्मूला बना रहे हैं। आप सेम फॉर्मूला आपका एक्साइटेशन का भी है, मॉड की बात कर लोगे तो एक्साइटेशन का हो जाएगा और कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो नहीं बोलेंगे, डी एक्साइटेड स्टेट बोल लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जरूरी नहीं है कि सीधे ग्राउंड पर ही जाए, हो सकता है 5 से पहले 3 पर आए, 3 से फिर 2 पर आए, फिर 2 से 1 पर आए, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है? तो जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो मैंने इसको N2 कह दिया, यहां पर हमारे पास N1 कह दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेगा तो क्या एनर्जी एमिट करेगा? क्या ये एनर्जी एमिट करेगा? हाँ सर। अब जरा यहां पर नोटिस करना, अगर आप यहां पे देखें तो इस स्टेट की एनर्जी हमारे पास होगी क्या? सर इस स्टेट की E2 कह देता हूं, दैट इज -2π² m e⁻⁴ k² z² बाय हमारे पास N2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये रहेगा। और अगर मैं E1 की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा? -2π² m e⁻⁴ k² z² बाय N1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। यस, ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी का वो लेवल्स का रहेगा। अगर हम लोग देखें फंडामेंटल फॉर्म में तो ये फॉर्मूला सर याद होना चाहिए। यस, -2π² m e⁻⁴ k² z² बाय n² h²। अब हमारे पास बोहर्स ने ये क्या बात बोली थी कि हमारे पास जो भी एनर्जी एमिट होगी इसका एक वेवलेंथ होगा, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, आप ये कह सकते हैं। तो हमारे पास एज पर बोहर्स, रिडबर्ग ने ये चीज निकाली कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बना, इसलिए रिडबर्ग फॉर्मूला भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? बोहर्स ने अपना सिर्फ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है? उसको यूज करा रिडबर्ग ने। यहां पे रिडबर्ग ने अपना वो दिया कि हमारे पास जो मॉड रहेगा, अगर आप देखें तो E1 माइनस E2 आप कह सकते हैं, ठीक है? दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। जो भी एनर्जी का हमारे पास डिफरेंस है दैट विल बी हमारे पास hc बाय लैम्डा। अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर मैं लिख सकता हूं
फाइनल माइनस इनिशियल, या चलो उसको ही कर लो हमारे पास, क्योंकि एनर्जी हमारे पास उसकी ज्यादा रहेगी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं -2 पाई स्क्वायर m ई रेस टू पावर 4, ठीक है, हमारे पास k स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस हमारे पास -2 पाई स्क्वायर m ई रेस टू पावर 4 k स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अगर आप इसमें देखें तो ये प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट चीज को अगर आप बाहर निकाल लें 2 पाई स्क्वायर m ई रेस टू पावर 4 k स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, ये आया। और यहां पर आपका आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव रखने के लिए हम लोगों ने मॉड लगा रखा है, मींस पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि वेवलेंथ नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हम लोगों ने ऐसे करा है hc/λ। अगर मैं यहां पर इसको ले आऊं तो 1/λ हमारे पास क्या आ रहा है 2 पाई स्क्वायर m ई रेस टू पावर 4 k स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय h³ इसको इस साइड ले गए इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। राइट, यही चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि इस पूरे मलबे को रिडबर्ग ने अपना आर वर्ड बोल दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट, RH से भी आप डिनोट करते हैं। ये RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपकी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स आपकी रहती है। ठीक है, यही आपका वेव नंबर कहलाता था। तो रिडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, जो आप लोगों ने देखा होगा, वेव नंबर अगर आप देखें तो न्यू बार से ऐसे डिनोट कर देते हैं, है ना। हमें वैसे नंबर की जरूरत नहीं है, 1/λ दैट इज इक्वल टू RZ का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी पर ही मिलेंगे, स्पेक्ट्रा के ऊपर। सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी पर ही मिलेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रा। तो R की वैल्यू आपके लिए रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर्स, राइट। तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1.09, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं, या फिर 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। आप ये लेना चाहे ये ले सकते हैं। ठीक है, सारी कहानी कहां जाती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सारी कहानी हमारे पास जाती है N1 और N2 के ऊपर। अगर आपने N1 और N2 को तमीज से समझ लिया, बिलीव में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। N1 क्या है, N1 है टू विच इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड, कि इलेक्ट्रॉन कहां पर डी एक्साइट हो रहा है। मान लो 5 से 2 पर आया तो जहां जा रहा है दैट इज योर N1। ठीक है, N2 क्या होता है, फ्रॉम विच इट इज डी एक्साइटेड, फ्रॉम विच इट इज डी एक्साइटेड। ठीक है, जहां से आ रहा है, बेसिकली जहां से आ रहा, ये है आपका N2, बेसिकली हायर एक्साइटेड स्टेट। और जहां जा रहा, जहां पर जा रहा, ये है आपका N1। अगर इसको मैच्ड अप कर दिया तो डेफिनेटली सवाल गलत ही होने वाले हैं। तो Z क्या है, ये तो एटॉमिक नंबर है, 1 वेवलेंथ, वेव नंबर भी इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज RZ का स्क्वायर। R रिडबर्ग कांस्टेंट भी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, एक अच्छा सवाल है। तो RZ का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमारे पास ये दोनों फैक्टर अगर आपके क्लियर हैं कि हमारे पास यहां से यहां आ रहा है, तो जहां जा रहा है दैट इज N1, जहां से आ रहा है दैट इज योर N2। अब कोई बच्चा बोले सर आपने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि बेसिकली वेवलेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यस, और यही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी है और यही वेवलेंथ आपके एमिशन में भी है। बेसिकली बोहर्स ने कहा था कि इन दोनों की एनर्जी का जो भी डिफरेंस है
वही उसकी वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाला वही फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करके और पॉजिटिव रख करके निकाला, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा तो वेवलेंथ नेगेटिव आएगा, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हम लोगों ने उस तरीके से रखा है और फिर ये जो कांस्टेंट था उसको हम लोगों ने अपना रिडबर्ग कांस्टेंट मान लिया। हमने नहीं, मतलब उन्होंने माना, और इसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और या फिर 1.1 आप इसको मान सकते हैं, इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? ये सोनो हाँ, अर्पित को देखो, सर लात खाओगे? हाँ, चिकन का खाएंगे, चिकन का दिला दो, पैसा नहीं देंगे तुम दे दो, ठीक है। सारे बच्चे क्लियर? हाँ, वेरी गुड। यार ये एसी क्यों चलाते हैं यार? हाँ, एक मिनट रुकना यार भाई, एसी। हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर ब्लॉक कर दो उसको। अरे क्यों करे भाई, बंद कर दे यार, इतना ठंडा हो रहा है। लोग तो भैया पूरा नोचे पड़े हैं कंपनी को। हाँ आ जाओ। अरे छोड़ो यार, चिपक दे। अरे इतना लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में। देखो यार, हर कोई गाली दे रहा है, ठीक है, एक दूसरे को कोई ना कोई ज्ञान दे रहा है। मैं इतना लोड नहीं लेता, ठीक है, चिल है अपन। हाँ, खूब गाली खाया यार। अब तो हमको सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई देता है बस। यस, आ जाओ भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए भाई, अरे तुम लोड मतलब मैं बिल्कुल चिल लूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोगों ने ये रिडबर्ग फॉर्मूले के बारे में यहां पर बात करी, ठीक है, वेवलेंथ के बारे में बात हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ठीक है, कि जो ये स्पेक्ट्रा आ रहे थे उसमें कौन सी डी एक्साइटेशन हो रही थी, तो कैसे कैसे नाम रखे उन्होंने, और ये वाला कौन अल्ट्रावायलेट में था, कौन विजिबल में था, जरा चेक करते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। तो ये टेबल आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको ये वो दिखाता हूं, ठीक है। एक ये टेबल बना लीजिए कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा था, ठीक है, उसमें कैसे कैसे नाम थे। तो सीरियल नंबर है हमारे पास, ये वाला काम मैं कर देता हूं, ठीक है। एक रफ टेबल बना लेना बेटा आप लोग, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज के नेम थे, एक था लाइमन, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री। कई बच्चों ने शायद ये हमफ्री वाला नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमफ्री सीरीज आगे भी होता है, लेकिन हमें वैसे तो नॉर्मली पीफंड तक ही हमारे पास रहता है। इंडिया में आते तो रोहित, मोहित, शालू, ऐसा नाम होता, सोचो कितना फेमस हो गए होते बच्चे। है ना? हाँ, यस, सारे बच्चे। लाइमन, बाल्मर, पाश्चर, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री, ये सारे साइंटिस्टों के नाम है। हाँ हाँ, इंडिया में होते भाई साहब, लेकिन हमारे पापा मम्मी की जनरेशन में वहां रोहित वोहित तो नहीं रहता, है ना, वहां अजीब से नाम रहते। अपने पापा के नाम बताओ। सारे के सारे। हमारे पापा का उपेंद्र है, तो उपेंद्र सीरीज रहता। हाँ, और क्या है? हाँ, मेरा नाम इतना पुराना भी नहीं है। हाँ, यस भाई, एक मिनट रुको। हाँ, बताओ भाई। हाँ, सुनील, हाँ सुनील, ये सही था। हाँ, विक्रम, गोविंद। तो अगर हम लोगों के फादर ने करा होता तो यही नाम होते, विक्रम, विक्रम सीरीज, नीरज सीरीज, गोविंद सीरीज। लेकिन अब क्या करें, अब यही नाम याद रखने पड़ेंगे, लाइमन, बाल्मर, पाश्चर, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री। 3-4 बोलो याद हो जाएंगे। यस, ठीक है। अब बात यह है, जरा ये बता रही कौन कौन से रीजन में रहते थे? याद है लाइमन सीरीज हमारी कौन से रीजन में होती है? अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये कौन से सीरीज की थी? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। ये सवाल भी केमिस्ट्री में भी भर भर के आया है, यहां पर भी भर भर के आया हुआ है। सबसे पहला वाला कौन सा होता था? अरे बोले,
याद ही नहीं। हाँ, ये देखो n इक्वल टू 1, ये अल्ट्रा वायलेट में होता था, ये विजिबल में होता था, ये इंफ्रारेड सीरीज में होता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, तू इंफ्रारेड ही बोल दिया भाई। अल्ट्रा वायलेट, अबे ये पूछ रहा था, एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं तेरे से, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि भाई लाइमन सीरीज, क्योंकि यही दोनों अलग अलग से दिख रहे हैं, लाइमन सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम में पड़ता है, तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में पड़ता है। ये विजिबल में है, ये और सारे के सारे आपके इंफ्रारेड है, ठीक है। ये ससुरा बाल्मर सीरीज था जो दिखने लग गया, जिसकी वजह से पढ़ रहे हो, वरना बोहर भी 2 ही पोस्टुलेट देते, तू भी 2 पढ़ रहा होता, कितने सारे सवाल हट गए होते। केमिस्ट्री में रेशियो वाले सवाल ही फिजिक्स में हो रहे होते, मजा आ जाता। लेकिन जिंदगी झंड हो गई, बाल्मर सीरीज आ गई हमारे पास, आंखों पर लाइट पड़ी, कोई कह रहा है ये पीला क्यों है। इंसान इतना क्यूरियस क्यों है हर चीज जानने के लिए। यस, तो ये विजिबल मतलब ये वाली जो सीरीज थी, ये इंसानों को एक्चुअली में दिक्कत दी, ठीक है। ये बाल्मर सीरीज की वजह से तुम्हारा सिलेबस बढ़ गया है। आइए, तो जरा अब यहां पर ध्यान सुनना, इनमें N1 क्या होता है, N2 क्या होता है। अब देखो, हाइड्रोजन की बात हो, हीलियम की बात हो, लिथियम की बात हो, किसी की भी बात हो, हमारे पास ये N1 हमारे लिए और N2 के बारे में आपको सोचना है। लाइमन सीरीज क्या है, जब ये ग्राउंड N1 की वैल्यू इसके लिए 1 हो और इलेक्ट्रॉन ये N2 क्या होता था, कहां से डी एक्साइट हुआ, यही है। हाँ, और जहां पर जाएगा, मतलब N1 आपका है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, N2 है कहां से आ रहा है बेसिकली। तो लाइमन सीरीज जब आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, n इक्वल टू 1 पर आता है। अब कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से भी आ सकता है, ठीक है। जब हमारे पास N1 की वैल्यू 2 होती है तो बाल्मर सीरीज, इन सारे एटम्स में जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड n इक्वल टू 2 पर आकर के गिरता है, कहां से गिरेगा सर, 3 से, 4 से, 5 से, 6 और एंड सो ऑन। अब कुछ हमारे पास महानुभाव आते हैं, सर 1 से 2 नहीं आ सकता। अबे तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात होगी ना यार, गधे। हाँ, तो जरा यहां पे समझ, हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, सिर्फ डी एक्साइटेशन की बात हो रही है। हमारे पास पास्चन सीरीज N1 की वैल्यू 3 है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से एंड सो ऑन। हमारे पास N1 की वैल्यू 4 होती है, कहां से आएगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। N1 की वैल्यू 5 कहां से आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से एंड सो ऑन। और N1 की वैल्यू 6 होती है हमारे पास, कहां से आ सकता है, 7 से, 8 से, 9 से एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसका एक डायग्राम है, ये आपको पहली बात ये सारे नाम पता होने चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री सीरीज का ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप अपने सारे पीवाईक्यूज देखोगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, ठीक है, तो आपका हमेशा पीफंड तक की ही बात करी गई है, लेकिन उसके बाद एक और सीरीज है, दैट इज हम्फ्री सीरीज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। अब बात आती है कि कौन से रीजन में पड़ता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो बाल्मर सीरीज की वजह से ही हमें लाइट दिख रही थी, जिसका डाउट बना। तो एक्चुअली में जब भी इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट करेगा, 3 से 2 में करे, 4 से 2 में करे, 5 से 2 में करे, 6 से 2 में करे, इंफिनिटी से 2 में करे, यह हमेशा एक ऐसा वेवलेंथ देगा जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में ही पड़ेगा और हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये बाल्मर सीरीज हमेशा विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ती है, ये इसी की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये नहीं दिख रहा हो तो अल्ट्रावायलेट हमें दिखता नहीं, इंफ्रारेड हमें दिखता नहीं, तो एटम में से जो भी रेडिएशन निकलती है हमें दिखती ही नहीं, और दिखती नहीं तो क्यूरियोसिटी नहीं होती तो आज तुम पढ़ नहीं रहे होते, सीधी सी बात। बाल्मर सीरीज ये अल्ट्रावायलेट है और ये सारे के सारे इंफ्रारेड है। कई जगह पर इसको फार इंफ्रारेड भी बोल देते हैं, मतलब इंफ्रारेड का भी एक रीजन होता है, बिल्कुल आखिरी वाला इंफ्रारेड ऐसा कह दो, या फिर अगर आप इंफ्रारेड कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात। तो इसी के ऊपर आपका एक डायग्राम मैं यहां पे दे रहा हूं स्पेक्ट्रल सीरीज का, जरा इसको देख लेना, ठीक है। वैसे बहुत आसान चीज है, सीरियसली बता रहा हूं। अगर आप देखें तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा हुआ है, और जिसने थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाया होगा ना उसके लिए हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन के लिए बनाया है, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.85, 0.54 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये कम होता रहता है। अब
अगर आप यहां पर नोटिस, ये बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमने वही चीज टेबल में लिख ली है, बस दिखा रहा हूं। लाइमन सीरीज क्या है, यहां से फर्स्ट 8 पर आना, थर्ड से फर्स्ट पर आना, फोर्थ से आना, फिफ्थ से आना, सिक्स से आना, इंफिनिटी से आना। अगर आपका फाइनल स्टेज 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होकर के 1 पर आ रहा है, तो ये हमेशा हमारे पास लाइमन सीरीज कहलाएगा। ठीक है, ये लाइमन सीरीज कहलाएगा हमारे पास। अगर डीएक्साइटेशन होकर के कहां जा रहा है, n इक्वल टू 2 पर, अब 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, इंफिनिटी से आए, इसको हम लोग हमेशा बाल्मर सीरीज कहते हैं। फिर पास्चन है, जब 3 पर आ रहा है, कहां से आएगा, 4 से आएगा, 5 से, 6 से, 7, हम डीएक्साइटेशन की बात कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट, पी फन एंड हम्फ्री एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती है। ठीक है सारे बच्चे, ये चीज आप लोगों को, मतलब ये दिखाने के लिए था, ये चीज आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है सारे बच्चे। अब एक चीज और, सारे बच्चे यहां तक बात हो गई, हाँ या ना? अरे बोलो गधे, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये सारी चीजें तूने केमिस्ट्री में पढ़ी है, दो ही चीजें नहीं पढ़ी है, हाइपोथेटिकल एटम और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन वाला पार्ट, और सब कुछ केमिस्ट्री के जैसा ही। सर इज दिस इन बोर्ड्स? यस, बिल्कुल, आपके ये सारा पार्ट बोर्ड्स में है। ठीक है, एक्सरे वाला पार्ट आपका बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, एक्सरे इज नॉट इन योर बोर्ड, दैट इज ओनली इन कॉम्पिटिशन। और कभी कभार एक आध सवाल आए हैं तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, यस, यहां तक आपको सारी कहानी समझ आ गई है। अब मैं फिर से चैट बंद कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। 2-3 पार्ट्स हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों को कैसे, अब देखो, जो बच्चे ने हल्का सा भी रिवाइज किया होगा ना, वो रिलेट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो सवाल कैसा आता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से जरा इस चीज को समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, अब आप इसको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जब आप लोगों ने पीवाईक्यूज करे होंगे अपने केमिस्ट्री में, तो ऐसे रेशियो वाले सवाल बहुत मिले होंगे। रेशियो वाले कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर हमारे पास लाइमन सीरीज from n equal to 3 and Balmer series from n equal to 3 for hydrogen. समझना, इसमें बहुत माइन्यूट वेरिएशंस है। अगर आपने वेरिएशंस को समझ लिया, इसमें कोई भी सवाल मतलब प्रॉब्लमैटिक बनेगा ही नहीं। पहली चीज क्या है कि उन्होंने आपका हाइड्रोजन एटम फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन। जैसे ही आपका हाइड्रोजन फिक्स हुआ, मींस Z की वैल्यू आपकी 1 फिक्स हो गई। ऑल्दो रेशियो लेंगे तो हट जाएगा, लेकिन ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट भी दिया जा सकता है कि लाइमन सीरीज का आप बताइए हमारे पास n इक्वल टू, उन्होंने कहा 3 से हो रहा है लाइमन सीरीज, n इक्वल टू 3 से बाल्मर सीरीज भी हो रहा है हमारे पास, दोनों का वेवलेंथ का रेशियो। तो जरा देखना हम लोग इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। पहले वाले का मान लो मैंने λ1 कह दिया, इसका λ1 है, इसका λ2 है। सारा खेल नाम से ही ले जाना है। अगर आप देखें तो 1/λ1 दैट इज इक्वल टू RZ का स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर। अब याद रखना पड़ेगा कि N1 क्या होता है लाइमन के लिए। सर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू फिक्स होती है 1 और इसके लिए N1 की वैल्यू फिक्स होती है 2, क्योंकि लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट पर आएगा, बाल्मर सीरीज में 2 पर आएगा। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कहां से आ रहा है, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1/λ2 दैट इज इक्वल टू RZ का स्क्वायर इंटू 1/ कहां पर आ रहा है, बाल्मर में 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो नाउ यू कैन टेक द रेशियो λ1/λ2। तो ये हमारे पास λ1/λ2 लोगे तो ये RZ का स्क्वायर, तो बवाल चलो लिख ही देते हैं, RZ का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो λ2 वाला जो भी है आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, और RZ का स्क्वायर यहां पर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। यू कैन फाइंड द रेशियो। रेशियो वाले सवाल बहुत होते हैं, गलतियां भी यहां पर होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2।
ठीक है, इन्होंने पहले वाले में दो सीरीज का नाम दिया, कहां से इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हो रहा है यह भी दे दिया, n इक्वल टू 3, हाइड्रोजन का नाम दे दिया। अब एलिमेंट भी चेंज हो सकते हैं, वे रेशियो वाले ही सवाल करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास कंडीशन क्या दिया है जरा समझना, हमारे पास हाइड्रोजन की बात बोली गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू सेकेंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इन, ऐसे बोलता हूं जिससे कंफ्यूज हो, इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट। तो इसका वेवलेंथ जो भी आएगा वो लिखना है। दूसरा केस इन्होंने दे दिया हीलियम के लिए। ठीक है, दूसरा केस इन्होंने दे दिया हीलियम के लिए। इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड कम्स टू हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें 1/λ2 लिखना है। अगर आप रेशियो का सवाल होगा तो कर लेंगे। बात यह है सारा खेल n1 n2 का है और z को पकड़ने का है, और कुछ है ही नहीं इन सवालों में। अभी देखना वेरिएशंस कैसे, टर्म्स कैसे कैसे घुमाते हैं। सर अगर हमारा हाइड्रोजन की बात हो रही है और एक साइड हीलियम की बात हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है z का पंगा आएगा तो यहां पर z की वैल्यू 1 लूंगा और यहां पर z की वैल्यू 2 लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल। अगर आप देखें तो सर यहां पर r इंटू 1 का स्क्वायर लिखूंगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सारा खेल है n1 n2। अगर तूने ये गलत रखा तो रायता फैलेगा ही। n1 क्या है? n1 होता है टू विच इट इज डीएक्साइटेड, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, और n2 है फ्रॉम विच इट इज डीएक्साइटेड, कहां से आया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, इन्होंने क्या बोला है, कौन से एक्साइटेड में है, सेकेंड एक्साइटेड, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है टू ग्राउंड स्टेट। दैट मींस आया कहां से है, यहां आया, कहां पर है, यहां। तो n1 की वैल्यू आपकी 1 होगी, टू विच इट इज डीएक्साइटेड, और n2 की वैल्यू आपकी 3 रहेगी। तो इसी फॉर्मूले में आपको जो रखना था, दैट इज 1/λ1, दैट इज r1 का स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये रखना था। अब इन्होंने यहां पे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, बना लेना भाई, गलती ना हो जाए। दिस इज ग्राउंड, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। एग्जाम में भाई पैनिक करते हैं कई बच्चे, स्ट्रेस में होते हैं, ये गलती हो जाती है तो एक कदम बढ़ा लेना। 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां डीएक्साइट हो रहा है, हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां जा रहा है भाई, 4 और 2। अब जरा देखना यहां पर अगर आप देखें तो 1/λ2 दैट इज इक्वल टू r। पहली बात z की गलती मत करना, 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है, गया कहां है 2 पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आया कहां से है 4 का स्क्वायर, ये आपका रहेगा। क्या आप कोई बात समझ आई सारे बच्चे, ये सोनो, सारे बच्चे ये सोनो, सारे बच्चे यस। तो वो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको लाइमन सीरीज, वो सीरीज का नाम बोल सकते हैं और कहां से आ रहा है वो बोल दिया। फिर एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट चेंज होगा तो जेड पर ध्यान रखना। और दूसरी बात, वो एक्साइटेड, ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड, ये सब नौटंकी करते हैं जिसमें बच्चे 1 और 2 की कहीं ना कहीं गलती हो जाती है।
यस, हाँ, रेशियो रेशियो वाले आपके सवाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ध्यान से सुनना। सीरीज लिमिट पूछी जाती है। किसी को याद है सीरीज लिमिट कैसे निकालते हैं? सीरीज लिमिट आप निकाल दीजिए फॉर हाइड्रोजन। जैसे एक सवाल आ गया, या चलिए लिथियम का, ठीक है, सीरीज लिमिट फॉर पाशन, ऐसा आ गया। और फिर है हमारे पास हीलियम का सीरीज लिमिट ऑफ हमारे पास हीलियम प्लस फॉर पी फंड सीरीज। फिर हमारे पास सीरीज लिमिट, ये सवाल है, हल्के में मत लेना बेटा, सीरीज लिमिट फॉर हाइड्रोजन इन ब्रैकेट सीरीज। हां, अब ये टर्म ही याद नहीं है। सीरीज लिमिट मतलब कहां मैक्सिमम से आ सकता है, तो सीरीज लिमिट की कभी भी बात हो, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी स्टेट से आ रहा है, ये टर्म आ जाता है। तो इसको डब्बे में डाल रहा हूं भाई, ठीक है। सीरीज लिमिट मतलब, सीरीज लिमिट कहने का मतलब कभी भी बात हो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहां पे इसको सॉल्व भी करना है। अरे ये क्या हो रहा, रुको एक मिनट। हमारे पास सीरीज लिमिट की कभी भी बात हो, इसको प्लीज डब्बे में बना लीजिए, ठीक है। सीरीज लिमिट मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इंफिनिटी स्टेट से डी एक्साइट हो रहा है, ये टर्म आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है। वेरी गुड। कभी भी आपसे बोले कि भाई सीरीज लिमिट बता दो पाशन की, अब जरा देखना, डेटा, सारा खेल डेटा रखने का है। कौन सी चीज क्या रख रहे हो सर? 1/λ दैट इज इक्वल टू आर जेड। हमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे। हाँ, अब जरा देखना 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। n1 क्या होता है सर? जहां पर ये जाएगा, इन्होंने बोला है पाशन, लाइमन बाल्मर पाशन, ये आया, और सीरीज लिमिट से इंफिनिटी आया। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? जरा देखना सर, सीरीज लिमिट इसका कैसे निकालेंगे? सीरीज लिमिट ऑफ हीलियम प्लस, तो यहां से आपको z की वैल्यू पता लगी 2। जरा देखना 1/λ दैट इज r इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सारा खेल n1 n2 का है। सर n1 क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां जा रहा है सर? पी फंड सीरीज। पी फंड क्या होता था? कुछ बच्चों को लगता है सर कहीं से आ रहा हो, उससे मतलब ही नहीं है। अगर आप इन सीरीज की बात करो तो ये नाम कैसे डिसाइड हुए हैं? लाइमन वो सारे हैं जो n इक्वल टू 1 पर आ रहे हैं, बाल्मर वो सारे हैं जो n इक्वल टू 2 पर आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। पाशन क्या है जो n इक्वल टू 3 पर आ रहे हैं, ब्रैकेट क्या है जो n इक्वल टू 4 पर आ रहे हैं, पी फंड क्या है जो n इक्वल टू 5 पर आ रहे हैं। सीधा खेल है। तो आप एग्जाम में सीधे याद रखेंगे लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड। तो कहां आ रहा होगा? ये n1 की वैल्यू सर 5 है, और सीरीज लिमिट मतलब इंफिनिटी से आ रहा होगा, लिमिट है वो बिल्कुल। तो 1/λ दैट इज इक्वल टू r इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। यहां से अगर आप वेवलेंथ निकालोगे यू विल गेट योर सीरीज लिमिट। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। सीरीज लिमिट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें सर? मैंने कहा हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 है, ब्रैकेट लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, तो n1 की वैल्यू 4 होगी। कहीं पर भी सीरीज लिमिट आ जाए मींस इंफिनिटी से आ रहा है, 1/λ दैट इज इक्वल टू r, हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। यस, यस।
सारे बच्चे भाई ये टर्म्स याद रखना। एक टर्म होता है सीरीज लिमिट का, किसी भी सीरीज का लिमिट पूछ सकते हैं। तो N1 कहां से डिसाइड कर रहा हूं? सीरीज के नाम से, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, इनके नाम याद है तो N1 फिक्स है। सीरीज लिमिट में N2 की वैल्यू इंफिनिटी फिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड लैम्डा मैक्स, ठीक है, लैम्डा मैक्स फॉर हाइड्रोजन पाशन सीरीज। सारे बच्चे मेरे को बताना इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू क्या होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी, इतना बताओ पहले। हाँ अरे भैया जपेश पी सर, स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह GR नंबर बोल रहे हैं तो तुम ले लो भैया, क्या बोले, तुम तब से एक ही चीज लिखे पड़े हो। ठीक है, तुम्हारे स्कूल वाले जो कर रहे हैं तुम उनके साथ मिल जाओ। ठीक है, हमको भैया छोड़ दो, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी तेरे को अगर यही डाउट है तो मैं क्या बोलूं, तुम कर ले भाई। वेरी गुड। हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है फॉर हाइड्रोजन पाशन सीरीज। हाँ कुछ ना कुछ तो फंसेंगे। लैम्डा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी? कई बच्चों को लगता है, हाँ कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये कैसे करेंगे। अरे भाई जरा तू नोटिस कर, हमारे पास जितनी भी ये सीरीज थी ये कहीं ना कहीं किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ये n इक्वल टू इंफिनिटी है। अगर मेरा ये पाशन लाइमन बाल्मर पाशन, तो N1 की वैल्यू तो 3 फिक्स है, ठीक है, Z1 है। N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेरी गुड। हाँ एक तो फंसा इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, लपड़ मारो तेरे को गधा कहीं का। कभी भी तेरा वर्ड ये एग्जाम में जब आता है ना, बहुत बच्चे फंसते हैं, कभी भी मैक्सिमम वर्ड है लैम्डा के लिए, समझ जाना मिनिमम एनर्जी की बात हो रही है। गधे, इलेक्ट्रॉन को आना कहां है सर? n इक्वल टू 1 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, मैक्सिमम बोला है तो सबसे दूर से लेकर के आ जाऊंगा, और लैम्डा हम निकाल ही रहे हैं, मैक्सिमम लपड़ मारो तेरे को, मैक्सिमम दूरी से आ रहा है। अबे वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू मींस एनर्जी सबसे कम। आना कहां पर है हमें सर? n इक्वल टू 3 पर आना। लाइमन बाल्मर पाशन, तो भाई कहां से आना पड़ेगा? यहां से यहां की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तब मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास आएगा। तो N2 की वैल्यू तेरी होएगी 4 गधे। तो यहां पर जब तू वेवलेंथ निकालेगा तो R हाइड्रोजन की बात थी, 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन N1 मींस कहां जा रहा है 3 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। क्लियर? हाँ है हमारे पास। सारे बच्चे जरा इसका बताना, एग्जाम्पल नंबर 5, लैम्डा मिन फॉर ब्रैकेट सीरीज इन हीलियम। सारे बच्चे इसका जरा लिखना, क्या वो आएगा N1 N2 है हमारे पास। तो लैम्डा मैक्स मींस मैक्सिमम, मैंने कहा तो सर मैक्सिमम दूरी से आ रहा होगा, मैंने कहा ओहो, और लैम्डा आपने फॉर्मूला दिया ही है सर, हम इसको यूज कर लेंगे। अरे भाई वेवलेंथ जब मैक्सिमम होगी तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। अब तू यहां पे कहेगा कि सर इंफिनिटी से नहीं आना चाहिए, अबे तो ये एनर्जी और ये एनर्जी में सबसे कम एनर्जी ये है भाई, वो होएगा। यस, लैम्डा मिन की बात हो या फिर सीरीज लिमिट की बात हो, वेरी गुड, और सीरीज लिमिट बात एक ही होती है। यस, तो जरा समझना, हमारे पास ये रहा लाइमन बाल्मर, तो ये N1 की वैल्यू 2 फिक्स है, बाल्मर के ब्रैकेट है हमारे पास, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, तो N1 की वैल्यू 4 है। हाँ, लैम्डा मिन मींस मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी सर? जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा होगा सर? 4 पर आ रहा है,
इंफिनिटी से आ रहा होगा। ठीक है, तो जब 4 पर आएगा तो ब्रैकेट है, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, कौन सा है, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, भाई 2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा वेवलेंथ निकालने के लिए। क्लियर हुई बात? यस। हाँ, और भी टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें मैं लिख देता हूं भाई, एक मतलब समरी दे देता हूं, नहीं तो हमें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। लैम्डा मैक्स फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज, मान लो आपको लाइमन बोला, बाल्मर बोला, पाशन बोला, तो N1 आप कहां से निकालेंगे, सीरीज के नेम से। और लैम्डा मैक्स के लिए N2 की वैल्यू क्या रहेगा, N1 + 1, जस्ट उससे ऊपर। लैम्डा मिन के लिए कभी भी अगर आपका सवाल आएगा तो याद रखना, N1 आप निकालेंगे सीरीज के नेम से, और N2 की वैल्यू कहां से आ रही होगी, इंफिनिटी से आ रही होगी। यस, वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर फॉर हाइड्रोजन। चलिए भाई, इसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड डेल्टा लाइन फॉर पी फंड, या चलिए पाशन इन हीलियम। ठीक है, ये टर्म्स आते हैं भाई सब सवाल में, तो इनके मतलब भी समझ आने चाहिए। एग्जाम्पल 8 हमारे पास, फाइंड बीटा लाइन फॉर ब्रैकेट सीरीज इन लिथियम। अब बताइए। वेरी गुड, बच्चे तेज है यार। हाँ, अगर आप नोटिस करें, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सर इसका तो छाला पड़ा था, हम देखे थे 3 इडियट्स में। हाँ, तो बेटा तेरे भी हाथ में और तेरे दिमाग में फफोले उगेंगे, अल्फा बीटा का छाला। हाँ, वो कम से कम कॉलेज में तो पहुंचा छाला लेकर के, तेरा जो दिमाग में फफोला है अल्फा बीटा गामा का, उसको क्लियर कर लीजिए। यस, हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 लाइंस हमारे पास रहती हैं, जस्ट ऊपर 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 ऊपर। कहने का मतलब, जैसे सबसे पहली बात, N1 आप कहां से डिसाइड करते हैं, हाइड्रोजन के लिए जैसे इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, तो 1 लैम्डा दैट इज इक्वल टू R। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू फिक्स है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, बाल्मर सीरीज की अगर मैं बात करूं, लाइमन बाल्मर, तो N1 की वैल्यू सर 2 फिक्स है, लाइमन बाल्मर पाशन N1 की वैल्यू 3 फिक्स है, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट N1 की वैल्यू 4 फिक्स है। ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा जिंदगी जला डाला। 17 साल की ही जिंदगी थी लग रहा है तुम्हारी, है? तुम्हें भी पता है रिजल्ट के बाद अब ज्यादा है नहीं बचा। यस, हाँ, बच्चे भाई साहब अपना दर्द बयां करने में पूरा लगे पड़े। दिक्कत ये, नाम भी देखो तेजा और H2SO4 की बात कर रहा है। हाँ, बहुत तेज हो बेटा। यस, चलो भाई कोई नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4, इतने पैसे भी आ गए इनके पास। हाँ, हाँ, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, ये बच्चे भाई ना गिटार लेकर के गाए पड़े हैं। हमारे टाइम में हम कॉलेज में थे जब ये आई थी। ठीक है, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अगेन। नहीं भैया, हमें दोबारा नहीं जीना भाई, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी दोबारा। जब मैं मुड़ कर देखता हूं मेरे को लगता है ना भाई अब नहीं। कई बार होता है, नॉस्टैल्जिक फील होता है। ठीक है यार, बचपन में हम कितने ऐसे थे वैसे थे, फिर मैं कहता था भाई पैसे तो थे नहीं, खा भी नहीं पा रहे थे, कपड़े भी पड़ जा रहे थे, बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे थे, है ना। बचपन में क्या होता है, हाइट बढ़ रही है जल्दी जल्दी, तो दिवाली पे सबके घर पे कपड़े आ रहे हैं, हम ऐसे हैं अभी मान लो,
मम्मी ने कहा कि भाई अब दिवाली के बाद सर्दी आएगी। हाँ, तो मम्मी हम सोच रहे हो भाई साहब अब मैं कूल बनूंगा। मम्मी ने जैकेट दिलाया इतना बड़ा, ऐसा जैकेट, इतने साइज का जैकेट। बचपन की ये हालत थी, मैं दोबारा कतई नहीं जीना चाहता। मम्मी इतना बड़ा जैकेट दे, हम जैकेट में घूम हो गए। मम्मी 2 दिन तक ढूंढ रही कहां गया हमारा बच्चा, क्योंकि मम्मी को यह था कि बच्चा अब हाइट बढ़ेगा, अगले साल काम आएगा। अरे इस साल क्या पहनेगा, इसका एफडी के जैसे स्टॉक करा करें मम्मियां लोग यार। मम्मियां ना मतलब अलग लेवल पर चल रही हैं। हाँ, पापा पैसा बचा रहे हैं, मम्मी भाई साहब अगले साल की शॉपिंग अभी कर रही है। अरे भाई अभी हम क्या पहने, क्या है? दिवाली में भाई साहब कह रहे पटाखे से दूर रहना, आग लग जाएगी। हाथ ही इतना बड़ा है पटाखे से, हम भागे जा रहे भाई साहब। ये जमीन रही, यहां रहा पटाखा, हमने भाई साहब यहाँ पे पटाखे में भाई साहब आग लगा दी। अब हम भाग रहे हैं भाई साहब 500 किलोमीटर दूर आ गए, पटाखा फटा। हाँ, जो हाथ था हमारा वो तो वही है। मम्मी ने इतना बड़ा जैकेट खरीद रहा, हम यहाँ खड़े भाई साहब 500 किलोमीटर दूर, ये आग पकड़ ली भाई साहब, आ गई। कैसे होगा है? इतना बड़ा जैकेट पहनाया है भाई, हम कितना ही दूर पहुंच जाएंगे, आग तो पकड़ ही लेगा। फिर मम्मी कहती है देखो हम तुम्हें पटाखे नहीं दिलाएंगे, तुम्हारा हाथ जल जाता है। मम्मी अभी भाई साहब जबरदस्ती का कार्टून बना रही है हमें। हाँ भाई, चमकीली चमकीली ड्रेस ले आती थी, कुछ भी लिखा हुआ है उस पर, डूड लिखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी मैं अभी छोटा हूं मम्मी, ये सब नहीं चलता है। यस, हाँ, तो अब क्या ही बोले, मम्मियां इज ऑलवेज मम्मियां। मम्मियों की फ्यूचर की टेंशन लेकर के बैठी रहती है। अगले साल बच्चे को कपड़े छोटे हो जाएंगे, फिर क्या पहनेगा, तो अभी खरीद देते हैं। हमेशा स्कूल में भाई साहब बड़े बड़े, तुम कहते हो ये बैगी जीन्स और ये सब फैशन है, अरे कुछ फैशन नहीं है, हमारा था भाई। हाँ, हमारी मम्मी पहले से ट्रेंड में चल रही है भाई साहब, बड़े कपड़े दिला दो, खर्चा कम होगा। यस, आइए क्या ही बोले। तो अच्छा हाँ ठीक है, मसाले 1000 होंगे, लेकिन सच बता रहा, दिल बना दो बस इस बात पे, फिर मैं आगे बताता हूं। क्या तुम्हारी मम्मी भी ओवर साइज्ड कपड़े इसलिए खरीदती थी क्योंकि तुम्हें अगले साल तक तो फिट हो ही जाएगा, ऐसा बोल करके क्या तुम्हारे ऊपर भी कपड़े चिपकाए गए हैं? सच बताना। और पापा मम्मी जा करके हम मतलब क्या है, मैं आज क्या ही बोलूं, पापा मम्मी जाते थे, ठीक है, हमें घर पर छोड़ करके दिवाली में सबके लिए शॉपिंग करके एक साथ आ जाते, उनको काम निपटाना है और क्या है। देखो ये हर जगह हो रहा है, काम निपटाना। भाई साहब कई बार तो हमें ऐसा लगता था पापा सर्कस से कपड़े तो नहीं लिया है, इतने चमकीले कपड़े हैं दिवाली पे कौन पहनेगा। हाँ, सितारे लगे हुए हैं भाई साहब, मैं इतना भी बेकार नहीं पहनना चाहता। यस, और हम लड़ते थे, मैं अपनी बहनें हम सारे लड़ते थे, पापा ये नहीं पहनना ये नहीं पहनना है। फिर जब हम बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देते थे पापा मम्मी का, पापा मम्मी कहते थे चलो तुम ही चलो, हम उससे भी 2 कौड़ी का खरीद के लाते थे। उससे भी घटिया पसंद करके लाते थे और प्राउडली पहनते थे। यस, अभी भी ऐसा, वेरी गुड भाई, ये सबकी फैमिली में कॉमन है ये मुझे लग रहा है कि हम सभी की फैमिली, अब तुम कहते हो सर आप हमें कैसे मैं जानता हूं भाई, हमारी सबकी फैमिली एक जैसी है, ठीक है। हाँ, एक कह रहा पढ़ाओ जल्दी, हाँ नहीं तो लीक हो जाएगा उनके दिमाग में, ऐसे पकड़ के बैठा है सर इतने सारे छेद है, जल्दी लीक हो जाएगा यार, भर दो इसको, हम जा करके यहां पे फिर चेपी लगा करके सोए। हाँ गधे, कहां भाग करके जाओगे? 21 जनवरी को 10 दिन पहले कर लोगे क्या? 21 को ही एग्जाम होगा, जल्दी में कहां हो तुम? मेरे से बकैती मत कर, ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो पढ़ ले। यस, गधा कहीं का, आजा भाई। यस, चले भाई जरा तुम्हारी चोच रोकूं। तो ये जो टर्म्स हैं हमारे पास, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन, बहुत सिंपल सी बात है। कभी भी अगर आपको ऐसे टर्म्स मिल जाए तो N1 की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? N1 की वैल्यू आप सीरीज के नेम से निकालेंगे, सीरीज नेम। जैसे बाल्मर है तो N1 की वैल्यू आ गई, पाशन है तो N1 की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट है तो N1 की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा गामा बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर है, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन,
सर इसके ऊपर भी होता है, होता होगा, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा लाइन मतलब जस्ट इससे एक ऊपर, मींस इसमें n2 की वैल्यू आप रखोगे n1 प्लस 1, एक ऊपर। ठीक है, बीटा लाइन मींस n1 प्लस 2, गामा लाइन मींस n1 प्लस 3, डेल्टा लाइन मींस n1 प्लस 4। मतलब वही समझो यार, हमारे पास जो भी लाइन पर आना, बाल्मर के लिए n2 पर आना है, तो जब ये अल्फा लाइन कह रहा है मतलब 3 से 2 का हमारे पास, 3 से 2 का हमारे पास डी एक्साइटेशन हो रहा होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अल्फा मींस इसमें n2 की वैल्यू आप क्या लोगे सर, n1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1 3। तो थर्ड लाइन से इसको हम लोग अल्फा लाइन बोलते हैं। सर अगर डेल्टा लाइन हमें निकालना हो तो मैंने कहा भाई देखो 1/λ अगर आप निकालोगे तो r यहां पर है हमारे पास हीलियम, तो 2 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, n1 आप हमेशा सीरीज से निकाल लेंगे 3 का स्क्वायर। सर इन्होंने कहा डेल्टा लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो n2 क्या लूं सर, मैंने कहा n2 आप लोगे n1 प्लस 4, तो ये है 3 प्लस 4 7, तो यहां पर आपको क्या रखना होगा 1/7 का स्क्वायर। क्लियर। सर बीटा लाइन के लिए क्या रखेंगे, मैंने कहा देखो ब्रैकेट से ये पता लग गया, ये पता लग गया, 1/λ दैट इज इक्वल टू r z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2। सर क्या रखें, मैंने कहा 5 से अगर आते तो अल्फा लाइन, 6 से अगर आ रहे हो 4 पर तो बीटा लाइन। n2 इज n1 प्लस 2, अल्फा बीटा प्लस 2 ऊपर, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, तो यहां पर आपका हो जाएगा बेटा 1/6 का स्क्वायर। मतलब जैसा आपको सवाल में बोला जाएगा वैसे ही आपको यहां पर बेसिकली कन्वर्ट कर लेना है। कि आपको ये बात समझ आ गई, ये टर्म्स भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस और नो, यस और नो सारे बच्चे, यस यस। तो ये टर्म्स भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और भी टर्म्स हैं भाई, सर खत्म क्यों नहीं हो रहा, बस ये आखिरी है भाई। हाँ पहले थोड़ा सा सर सही लग रहा था, अब इरिटेशन हो रही है। हाँ यस, अभी हो जाएगा हो जाएगा, बस आखिरी टर्मिनोलॉजी और है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, बस आखिरी 2-3 टर्मिनोलॉजीज, मतलब एक ही टर्मिनोलॉजीज है, वहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो मैं 2-3 एग्जांपल, 2 एग्जांपल ले लेता हूं, वहीं से आपको चीजें समझ आए, तेज तो हो ही आप लोग। ठीक है हाँ। खत्म करो यार। हाँ यस, इसीलिए बस ये वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से सुन लो। अगर उन्होंने बोला कि हमारे पास फाइंड वेवलेंथ, फाइंड लैम्डा फॉर के बीटा, आप लोग ये के अल्फा के बीटा कुछ ना कुछ ऐसा देखोगे फॉर हाइड्रोजन, कहीं आपको ऐसा दिखा, या फिर फाइंड लैम्डा फॉर एल हमारे पास अल्फा फॉर हीलियम। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि लैम्डा बताओ एल अल्फा का या के अल्फा का, के बीटा का, के डेल्टा का, ये अल्फा बीटा गामा भी है हमारे पास और के एल एम ऐसे सीरीज भी है। याद करिए केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक टर्म पढ़े होंगे, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, उसका भी टर्म यूज कर लिया जाता है कई बार। जब आप n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो, n इक्वल टू 2 की बात कर रहे हो, n इक्वल टू 3 की बात कर रहे हो, n इक्वल टू 4 की बात कर रहे हो, इसको के शेल कहते हैं। के एल एम एन ओ ऐसे करके आपकी शेल्स चलती है। ठीक है, तो ये के अल्फा के बीटा कहने का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोजन से तो जेड पता लग जाएगा। के बीटा मींस हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज डीएक्साइटेड टू के शेल। के शेल मींस कौन से उसका होगा, लाइमन सीरीज का है ये बेसिकली लाइमन सीरीज की बात हो रही है। फ्रॉम बीटा लाइन, फ्रॉम n2 इज इक्वल टू, जब तुम के पर आ रहे हो तो कहां से आ सकते हो सर, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं। तो बीटा, के बीटा मींस आ रहे हो के पर, और दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो n2 इक्वल टू 3। आसान होता है, बस एक बार आइडिया लग जाए कि कौन सा ये टर्म है।
के अल्फा मतलब क्या हुआ सर? के अल्फा मींस आप के पर आ रहे हो, के पर आ रहे हो और यहां से आ रहे हो. दिस इज के अल्फा, दिस इज के बीटा, दिस इज के गामा, दिस इज एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, दिस इज एम अल्फा, एम बीटा एंड सो ऑन. ऐसे चलता है. ठीक है, तो अगर आप यहां पर वेवलेंथ की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? आर वन का स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन, जहां जा रहे हो दैट इज इन के शेल इज वन, माइनस इसका बीटा तो 2 वाला हो जाएगा अल्फा एंड दिस इज बीटा 3 का स्क्वायर. ये टर्म्स नहीं पता होंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, बस टर्म्स पता होनी चाहिए. वैसे तो कोई खतरनाक चीज है नहीं. इन्होंने कहा फाइंड लैम्डा फॉर एल अल्फा, मींस हमारे पास एल मींस एन इक्वल टू 2 पर, एन इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो ये कौन से सीरीज का हुआ? लाइमन बाल्मर, ये बाल्मर सीरीज की बात हो रही है. ठीक है, उसका अल्फा है तो n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू हमारे पास इससे जस्ट ऊपर से आ रहा है 3 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर हाइड्रोजन हीलियम z की वैल्यू 2 लेकर के चलेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1, जहां जा रहे हो दैट इज हमारे पास l, तो 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा मींस उससे जस्ट ऊपर से आ रहा है 1 अपॉन 3 का स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला बनेगा. क्या आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए? अल्फा बीटा गामा, ये घुमा फिरा करके आपसे वर्ड्स बोले जाते हैं सारे बच्चे. यस सारे बच्चे, यस. हाँ सर, ये बोर्ड्स में है बिल्कुल, ये टर्म्स आपके हर जगह है. ठीक है, ये टर्म्स आपके हर जगह है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेई में है या बोर्ड्स में, हर जगह है. यूज करना चाहे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये टर्म्स जो भी मैंने आपको 10 एग्जांपल में बताए हैं, एक बार इनको देख लेना. लैम्डा मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा मैक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज और बता देता हूं. ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं. सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन, ये और ये, क्योंकि वो बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं. फिर आपसे पूछा जाता है हमारे पास सीरीज लिमिट सबसे ज्यादा. ठीक है, सीरीज लिमिट का पूछा जाता है. और एक्साइटेड स्टेट 4th नंबर पे आप रख सकते हो. अल्फा बीटा कुछ सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे अच्छे वाले. ठीक है, हमारे पास क्लियर. बस थोड़ा सा चीज और है, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे. आराम से रिवाइज करके आना. थोड़ी सी थ्योरी और है, बस उसको देख लो. ठीक है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आपको स्कूल में तो वैसे नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम लोग लिखे, हाँ इसी में लिख देते हैं. आपका यहां पर जो है ना, इसी में लिख लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है. व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites from n2 to n1. अब मान लो, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड पर आ रहा है, ये n2 है ये n1 है, तो डायरेक्टली भी आ सकता है. हाँ, इधर से इधर जाकर के फिर इधर से इधर भी आ सकता है. हाँ सर, इधर से इधर जाए फिर डायरेक्टली आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, फिर इधर से इधर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रा, इन एमिशन स्पेक्ट्रा अगर आप देखें तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन सकती हैं, मतलब ये जो आपको यहां पर मैंने लाइंस के फॉर्म में दिखाया था कि कितनी ये नंबर ऑफ लाइंस आ सकती हैं, उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का ये हमारे पास फॉर्मूला है. कई बच्चों ने शायद वो वाला पढ़ा होता है, n इंटू n माइनस 1 बाय 2. ठीक है, इफ n1 इज 1, इफ जरूरी नहीं है ना कि ग्राउंड स्टेट पर ही जाए, इफ n1 इज इक्वल टू 1 मींस ग्राउंड स्टेट, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है
तो आप n1 की वैल्यू जैसी 1 डालोगे तो हमारे पास आता है n-1, ये 1 और 1 उड़ जाएगा इंटू n डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट पर जाए। सवाल अगर आ जाए कि वो 6 से 2 पर जा रहा है, तो हमारे पास एक ये वाला नंबर हो गया, ग्राउंड स्टेट नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो n1 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, n2 की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है क्या? अभी मैं आपकी चैट नहीं ऑन करूंगा, नहीं तो फिर बच्चे गधापंती करते हैं। लास्ट चीज आपकी यहां पर ड्रॉबैक्स, ठीक है, आपका यहां पर ड्रॉबैक, और फिर एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, वो अगली क्लास में ले लेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आपको पता है केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बस पोटेंशियल के टर्म में बात करनी है, ठीक है। अब जरा ये देखना हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या है। बोहर्स ने ये सारी चीजें हमें मदद करी, ऐसे उन्होंने पॉस्टुलेट दिए, लोगों ने खुद से इंटरप्रिटेशन ले ली देखा जाए तो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये थ्योरी के आपको ना कुछ 2-3 ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए। फॉर श्योर आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन सा वो है कि भाई बोहर्स का, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है वो बताइए, बोहर्स के क्या ड्रॉबैक है, एटलीस्ट 2, 3, 4 तो याद रखो। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स का सवाल आएगा, 2 मार्क्स का आ सकता है, 4 पॉइंट्स लिखने तो एटलीस्ट आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई से भी 4 आप याद कर लीजिएगा। द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर मींस ये जो आपको लाइन दिख रही है, जब आप इसको जूम करोगे तो ये इसके अंदर और पतली पतली लाइंस थी। बोहर ने क्या बात बोली थी, हर एनर्जी फिक्स है, जब भी इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा तो फिक्स वेवलेंथ आएगा। तब इतनी रंग बिरंगी वॉयलेट में भी 5-6 अलग अलग रंग की वॉयलेट आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट कर रहा है तो कोई एक फिक्स्ड स्टेट नहीं है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाके रुक सकता है तो वेवलेंथ अलग आएगा, लेवल पर भी जाएगा तो वेवलेंथ अलग आएगा, नीचे जाएगा तो वेवलेंथ अलग आएगा। मींस जो आप लोग केमिस्ट्री में शेल्स की बात करते हो, एक फिक्स एनर्जी, एक्चुअली में फिक्स एनर्जी होती नहीं है, फिक्स एनर्जी होती नहीं है। तो जब वो जूम करके देख रहे थे तो उसके अंदर ना और भी पतली पतली लाइंस आ रही थी, सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ नहीं आ रही है। जैसे येलो है 5893 एंगस्ट्रॉम्स, 5892 भी आ रहा है, 5893 भी आ रहा है, 5896 भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो येलो कलर तो निकल रहा है, लेकिन येलो में भी येलो का एक फिक्स वेवलेंथ नहीं होता, रेंज होता है। उन्होंने कहा येलो में भी इतनी सारी रेंज आ रही है यार, मतलब या तो आपका एक ये फंडामेंटल जो कंसेप्ट था कि हर शेल की एनर्जी फिक्स है, या तो वो गड़बड़ है, या फिर जो आप शेल कह रहे हो वो कहीं ना कहीं एक रेंज होती है एनर्जीज की, ठीक है। तो वो बोहर्स नहीं समझा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने स्टेशनरी वर्ड बोल दिया था और वो वहां पर फंस गए। उन्होंने कहा कि फिक्स होती है भाई, कोई रेंज ऑफ एनर्जीज नहीं होती, इसलिए वो उस चीज को नहीं समझा पाए। देयर वॉज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। जो ये आपको एक कलर की लाइन दिख रही थी, जब आपने इसी चीज को, जब आपने ये स्पेक्ट्रम किया, ठीक है, जब आपने स्पेक्ट्रम किया, अगर ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में करो या मैग्नेटिक फील्ड में करो, तो ये जो आपको एक जैसे एक सिंगल ग्रीन कलर की वेवलेंथ दिख रही है, ये और ग्रीन में ऐसे बट गई, फैल गई, ठीक है, ये और ग्रीन में ऐसे फैल गई। जो स्प्लिटिंग आप कह रहे थे वही चीज ये बोहर समझाई ही नहीं पाए। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, एक को जीमैन इफेक्ट कहते हैं, इसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। याद करना, जीमैन मींस मैग्नेटिक से याद कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ऑल्दो जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक मार्क में सीबीएसई में वो आपके अच्छा एक और चीज, जो बोर्ड में आपके ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं उसमें वो सॉल्व नहीं करना होता है। आपके पास अब सर आंसर कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करके निकालोगे, लेकिन अगर देखा जाए आपको अगर डायरेक्टली आंसर पता है तो एक्सप्लेनेशन पार्ट पर मत जाना। कई बार कुछ सब्जेक्टिव टाइप के मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जहां न्यूमेरिकल फ्रंट ना हो, तो ये नहीं कि आप एक मार्क के लिए लिखे पड़े हो, नहीं, वहां पर अगर आप सीधे बोलोगे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यू विल गेट योर मार्क्स। देयर इज नो रीजनिंग बिहाइंड इट, पता नहीं क्यों नहीं रखा, लेकिन ठीक है, एक मार्क में आप कितना लिखेगा, हो सकता है एक सवाल को करने में इतना टाइम लग जाए, फिर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो तो सेंस नहीं बनता है, तो वहां पर सिर्फ आंसरिंग है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हो सकता है एक सवाल पूछ लें कि जो जीमैन इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था, किसकी वजह से था, तो आपको पता होना चाहिए जीमैन मींस मैग्नेटिक की वजह से आपका जीमैन इफेक्ट होता है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में करते हो यही स्पेक्ट्रल लाइन और फैल जाती है मल्टीपल लाइंस में, दैट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, एंड स्टार्क इफेक्ट दैट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोहर्स उसको भी नहीं समझा पा रहे थे। द मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे थे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा था, वो उसको नहीं समझा पा रहे थे।
This model is based on circular orbits of the electron, but in reality there is no circular orbit. आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टाइप से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वेव फंक्शन माना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ या ना सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो? कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम लोग, बोहर्स ने एक बहुत सिंपल सा मॉडल दिया, लेकिन एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं हमारे पास, डम्बल शेप का क्लाउड है, स्फेरिकल शेप का क्लाउड है, दीज टाइप ऑफ क्लाउड्स, और उसमें ओवरलैपिंग होने के बाद उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मींस कहीं ना कहीं वेव नेचर की भी बात थी वहां पर, जो आई थिंक बोहर्स चूक गए, वहां तक पता ही नहीं था उनको। देयर आर नो सर्कुलर ऑर्बिट्स। द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, कि किसी में ज्यादा इंटेंसिटी आ रही, किसी में कम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके रीजन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर होते हैं, लेकिन ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में वो बात नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर किया। उस समय वेव नेचर की बात आ रही थी, वो वेव नेचर से नहीं समझा पा रहे थे। यस, तो आप 3-4 पॉइंट्स एटलीस्ट याद करके रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोहर्स का क्या ड्रॉबैक था तो आप बता पाए। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो अब हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे संडे को, तो यहां से हम लोग अब सिर्फ क्वेश्चन, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? आप लोग एटलीस्ट ट्राई करके आएंगे, ये आपके क्वेश्चंस है, ठीक है? तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके आप लोग आइएगा। मैं क्वेश्चन सारे छोड़ दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके आइएगा। क्लियर सारे बच्चे? हाँ, अरे बोले बेटा, जो तेरा सूजा हुआ दिमाग है पहले उसको इलाज करा ले, ठीक है? क्लियर, वेरी गुड। हाँ, चलो भाई, बिल्कुल अच्छे से करके आना। 19-20 सवाल हैं, 20 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली। ये हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी करके आओगे, मतलब खुद से ट्राई करके आओगे तो अच्छी बात है। 9:30 AM, तो जल्दी आप लोग फ्री भी हो जाओगे, ठीक है? हम लोग सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे अगर हो पाया तो, नहीं तो मंडे को कर लेंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाए। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए भाई। हाँ, वेरी गुड, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत मजा आया आपको पढ़ा करके। और हंसते रहना भाई इस पूरे प्रोसेस में, अपने को इतना टॉर्चर मत कर लेना कि बस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो भारी भरकम वर्ड आप हर जगह बोलने लगो। इंजॉय योर स्टडीज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जर्नी ऐसी ही थी एक्चुअली में, ठीक है? कुछ गलतियां हुई होंगी लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, अभी भी समय है। बैक ऑन ट्रैक आइए, पढ़ाई करिए मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। और अगर आपने इसको सही से यूटिलाइज कर लिया तो बिलीव मी, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो और इससे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? तो पूरी एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट पर आप लोग लगा करके रखिए कि भाई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी सर एडवांस का करा रहे हैं, आप अभी सच बता रहा हूं, अगर आप सर को कह दो कि सर आप उसको रिकॉर्डेड में दे दो, आराम से करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम आप सीधे जेईई मेंस में लगाइए, सजेशन है मेरा। क्योंकि सॉलिड स्टेट्स अगर मान लीजिए, या कोई भी मेटलर्जी कोई बच्चा कह रहा था, अगर वो आपका जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो अभी आना ही नहीं है, ठीक है? आप अपनी एनर्जी वो एडवांस वाले, एक बार आपके बोर्ड्स खत्म हो जाए, जेईई मेंस का आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाए अप्रैल का, फिर आपके पास इतना समय लगा करके कर लेना। अभी लिमिटेड टाइम है, उसको उस चीज पर लगाइए जो जेईई मेंस के लिए, ठीक है? और ये लेक्चर आपको सर दे देंगे, आप आराम से उसको बाद में देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम में आना नहीं। अगर आपके बोर्ड्स में आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर अब मेरे को नहीं पता वो बोर्ड्स में है या नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड्स में भी नहीं है और आपके जेईई मेंस में नहीं है, तो आप सर को स्ट्रेस मत देकर के आप अपने रिवीजन मोड में आ जाइए। बिलीव मी, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है? यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।